how will you keep on living in this world after you are dead? So she gave a reply कि मैं अपनी आंखें दान कर जाऊंगी. So, and that's why she was selected. So it's a beautiful answer to a beautiful question. And तो इसलिए एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप अपने न रहने के बाद भी, ये जो बड़े बड़े जो जोशी हैं, के.एन. राव साहब हो गए या पी.वी. रमन साहब हो गए या कृष्णमूर्ति जी हो गए, ये दुनिया में नहीं है, फिर भी इनका बहुत नाम है, लोग याद करते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों का. ठीक है जी, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं चाहता था कि सभी लोग अटेंड करते, बट एनीवेज आई थिंक एवरीबडी कैन. सुभाष जी का बहुत छोटा सा. हाँ सुभाष जी बिल्कुल सर, बहुत बार ऐसे पत्रिका कोई फ्रेंड लोग पूछते हैं, तभी ज्यादा करके क्वेश्चंस आते हैं एजुकेशन और मेडिकल का यानी सिकनेस पे. तो जब बहुत जगह जो पढ़ने को आता है, तो ऐसा मेष राशि के लिए ये पढ़ाई करो, वृषभ राशि के लिए पढ़ाई करो, इस तरह से लिखा हुआ रहता है. मगर वो चंद्र राशि से लिखा हुआ रहता है कि असेंडेंट से रहता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हर वक्त मुझे रहता है. किसी को गाइड करते वक्त किस तरह से एजुकेशन के लिए गाइड करो. कोई 10th स्टैंडर्ड वाला आ गया, 12th वाला आ गया, सपोज 10th में उसका मंगल है, तो मुझे मेडिकल करना है, मतलब मंगल तो इंजीनियरिंग के लिए भी दिखाता है या मेडिकल के लिए भी दिखाता है, तो ऐसे टाइम पे कैसे उसको गाइड करना चाहिए? थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं. हाँ सर, मेरा एक सजेशन है आप लोगों को. हाँ सर. देयर इज अ कोर्स कॉल्ड भृगु नंदी नाड़ी. हाँ, तो भृगु नंदी नाड़ी इतनी पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है कि अगर आप लोग का वैदिक कंप्लीट हो जाए ना, तो भृगु नंदी नाड़ी आपको इतना एक्सपर्ट बना देगी ना कि 10th क्लास में बच्चे को क्या लेना चाहिए, साइंस है, इंजीनियरिंग है, मतलब या इस आदमी को क्या नौकरी करना चाहिए, दिस इज ओनली पॉसिबल विद भृगु नंदी नाड़ी. वैदिक में क्या है, जब ऋषि पराशर ने ये डेवलप किया तो उस समय क्या था, कोई पंडित बनता था, कोई छत्री बनता था या कोई कुछ हाथ का काम करता था. बट अभी की डेट में 2022 में मतलब इतनी फील्ड्स हो गई हैं कि वो सारा एस्ट्रोलॉजी से कवर कर पाना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है. लेकिन भृगु नंदी नाड़ी के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने इतना काम किया है ना इसके ऊपर कि भृगु नंदी नाड़ी में आपको बहुत मतलब हद तक 90% तक आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हैं. और राहुल कौशिक सर का एक कोर्स है जिसको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं, कैट. दैट कैट इज बेस्ड ऑन भृगु नंदी नाड़ी. आपके प्लैनेट्स को कैसे वो करना है, दैट इज हाउ. अब शनि से सेकंड कोई प्लैनेट बैठा है, मान लो जुपिटर, तो एक सिंपल सा है कि आप जो है वो टीचिंग लाइन में जा सकते हो. शनि से सेकंड अगर जुपिटर बैठा है, तो इस तरह से भृगु नंदी नाड़ी काम करती है. लेकिन वैदिक में सुभाष जी बहुत मुश्किल है कि आप सही प्रोफेशन प्रिडिक्ट भी कर पाओ. हम 10th हाउस देखते हैं, उसमें हमें मरकरी दिखता है, हम सोचते हैं यार ये कोई कम्युनिकेशन का काम करता होगा, लेकिन वो पता लगता है कि वो कम्युनिकेशन का काम नहीं करता, वो तो कहीं पे इंजीनियर है. तो वो बड़ा मतलब मेरा तो बहुत गलत होता है प्रोफेशन वैदिक से. केपी में, हाँ केपी में मैं जिस गुरु से पढ़ता हूँ, केपी कृष्ण मुरली, जो बैंगलोर से हैं, उन्होंने अपनी बहुत टेक्निक डेवलप करी है जिससे कि हम प्रोफेशन बता पाते हैं. और वैदिक से थोड़ा सा मुझे सुभाष जी बड़ा मुश्किल है कि सारे एरीज वाले ऐसे ही मिलेंगे या सारे कर्क राशि वाले ऐसे ही मिलेंगे. तो मेरे पास सुभाष जी आई डोंट हैव अ करेक्ट आंसर टू गिव यू की, बट आई वुड रिकमेंड कि जब आप अपना ये वाले कोर्स से फ्री हो जाना, वैदिक वाले से, तो यू मस्ट ज्वाइन अ गुड भृगु नंदी नाड़ी कोर्स. सर उसका कोई बुक जो रेफर अच्छा कोई कोर्स रहेगा तो हमें सर रिकमेंड करो, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे सर. हाँ अगर कोई है कोर्स तो आप. हाँ एक देखो आपके पास ना एक इनका आता होगा, हमारे एक केपी वाले ग्रुप में अखिलेश श्रीवास्तव जी थे. हाँ सर. हाँ वो एक भेजते रहते हैं कि उनका ऐसे भृगुनंद उनका क्लास है. उनका जो टीचर है ही इज वेरी एक्सपीरियंस टीचर, तो उनके साथ पढ़ के भी अच्छा है. बाकी BNN में अगर कोई कोर्स आता है तो मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन वो कोर्स करने के बाद ना आप लोग बच्चे को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बेटा आप एक काम करो, 10th क्लास में बायोलॉजी ले लो, बिकॉज यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. अब वैदिक में तो क्या दिखाता है कि जिस बच्चे का चार्ट 6, 8, 12 से कनेक्टेड हो, उसके डॉक्टर बनने के अच्छे चांस होते हैं. 6, 8 और 12 हॉस्पिटल हो गया, 8 आपका क्रॉनिक डिजीज हो गया, 6 आपका मेडिकल प्रोफेशन हो गया. लेकिन भृगु नंदी नाड़ी बड़ा एक्यूरेट काम करती है कि मतलब सैटर्न से
ये ग्रह इतने दूरी पे है और इस ट्राइन में है या इसमें है, तो ये बंदा इस फील्ड में जाएगा। BNN इज गुड कोर्स, यू मस्ट डू इट। सर कोई बुक वगैरह है जो रेफर कर सकते हैं? हाँ, बुक्स है ना, मैंने खरीदी है, मैं BNN पढ़ रहा हूँ आजकल। अच्छा। आई एम स्टडिंग BNN, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं भृगु नाड़ी पढ़ रहा हूँ। तो और मेडिकल के लिए भी सुभाष जी, भृगु नाड़ी बहुत शानदार चीज़ है। जैसे अपने में एक राहु मंगल का योग बनता है, जिसमें कि मतलब अंग भंग होता है, शरीर से कोई बॉडी का पार्ट अलग हो जाता है। पर ऐसे भृगु नाड़ी में बहुत से योग बनते हैं, मतलब वो तो इतनी एक्यूरेट है कि आप ये बता दोगे कि मतलब जब आप 22 साल के थे तो आपके पेट का सर्जरी हुआ होगा, मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी एक्यूरेट। और दूसरा जो मुझे लगता है, जैसे वैदिक ज्योतिष को और रिफाइन किया जैमिनी ऋषि ने, पराशर ऋषि ने जो काम किया, उसके बाद जैमिनी ऋषि ने बहुत रिफाइनमेंट का काम किया। तो इसका अगला आपका जो वो बनता है जैमिनी ज्योतिष सीखना। जैमिनी इज अ टोटली साउथ इंडियन ज्योतिष पैटर्न। तो अगर आपको जैमिनी का कोई अच्छा टीचर मिले, मतलब देयर इज वन टीचर हु इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनका नाम है पंडित संजय रथ। मेरे मुंह से आपने कई बार उनका नाम सुना होगा। वो जैमिनी ज्योतिष सिखाते हैं, बट उनका ऑनलाइन भी है। बट ही इज वेरी कॉस्टली एंड वो बहुत चूज करके स्टूडेंट्स लेते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल सिखाते हैं। तो उनके अगर आप ऑनलाइन में पंडित संजय रथ डालते हो तो उनमें जेमिनी के कोर्सेज बहुत हैं। और जेमिनी में ये पावर है कि जेमिनी कुछ भी बता देती है। इसको आप वो जो पहले केरला में नाड़ी ज्योतिष करते थे लोग, वो जेमिनी के अंदर काफ़ी पावर है। तो खैर ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेट्स लर्न वैदिक फर्स्ट, बट देन व्हेन यू गेट अ चांस यू शुड गो फॉर ईदर जेमिनी और भृगु नंदी नाड़ी। एंड भृगु नंदी नाड़ी इज द मोस्ट ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस 2 12 या तो प्लैनेट के आगे कोई प्लैनेट है या पीछे कोई प्लैनेट है, बस इसी के बेस पे वो सारा प्रिडिक्शन उनका चलता रहता है और बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। जेमिनी आई थिंक आप लोग को सीखना चाहिए जब भी टाइम मिले किसी को। सर केपी से कैसे कर सकते हैं? केपी से कर सकते हैं, 6th हाउस का सब लॉर्ड है, 10th हाउस का सब लॉर्ड है, उससे मैं सोच रहा हूँ कि केपी की भी अच्छी नॉलेज हो गई है मेरे को, मतलब मेरे गुरु से। तो इसके बाद आई कैन स्टार्ट अ केपी जिसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होती हैं। और मैं जो केपी पढ़ रहा हूँ इट इज़ वेरी डिफरेंट लेवल का केपी। मतलब आप लोग चाहो तो कभी कृष्ण मुरली को ज्वाइन कर सकते हो, उनकी लाइफ टाइम कोर्स है ये। ही चार्जेस अराउंड 16,000 रुपीज़ एंड इट्स अ लाइफ टाइम कोर्स। एवरी संडे वी हैव अ क्लास, शाम को 7 बजे क्लास होती है एंड इट्स अ लाइफ टाइम। जब तक वो जिंदा रहेंगे कोर्स चलता रहेगा। तो आप देखना कृष्ण मुरली करके डालना इंटरनेट पे, तो 16,000 का कोर्स है एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग कोर्स। तो उनसे मैं सीखता हूँ। और वो उन्होंने मतलब ही इज डिसाइपल ऑफ प्रोफेसर के हरिहरन, जो कि कृष्णमूर्ति के बेटे थे। और अभी उन्होंने एक के हरिहरन क्या करते हैं ना, ही एक्चुअली लोगों को गलतफहमी है कि फाउंडर ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति इज कृष्णमूर्ति हिमसेल्फ, बट एक्चुअली कृष्णमूर्ति पद्धति वाज फाउंडेड बाय हिज सन प्रोफेसर के हरिहरन। तो के हरिहरन अभी भी जिंदा हैं और वो केपी में बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं। मैंने शर्मा सर को भी 3-4 चीज़ें ऐसी बताई थी, तो शर्मा सर भी बड़े मतलब ही वाज वेरी सरप्राइज कि मतलब केपी जो उन्होंने पढ़ा है और आज का जो केपी, स्पेशली रूलिंग प्लैनेट्स। हम लोग जो रूलिंग प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं, अब हमने वो LSRD बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लग्न का स्टार लॉर्ड, मून का सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, बस ये 3 चीज़ में पूरा रूलिंग प्लैनेट हो गया आजकल। और आप कुछ नहीं देखते हो बस, और इतना एक्यूरेट रिजल्ट है। LSRD बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये प्रोफेसर के हरिहरन काम करते रहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी पे। तो आप लोग चाहो तो उनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट थिंग है, लाइफ लॉन्ग कोर्स है। आप हर संडे उनकी क्लास में आओ और आप सीखो। हाँ सुभाष जी, कुछ कह कृष्ण रहे हैं? मुरली का कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं कभी ये भी ऐसा? कभी भी उनके सारे वीडियोस ऑनलाइन पड़े हुए हैं। आप आज ज्वाइन करो, आज से वीडियोस पीछे के देखना शुरू कर दो, और हर संडे उनकी 7 बजे क्लास होती है, वो क्लास अटेंड करो। क्लास तो काफ़ी एडवांस लेवल पे चल रही है, बट पीछे के वीडियोस आप देखते देखते और कृष्णमूर्ति पद्धति में तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ब्यूटीफुल, मतलब द वे ही टीचेस इज वेरी ब्यूटीफुल। ओनली थिंग इज हिज मीडियम इज इंग्लिश। ही टीचेस इन तमिल एंड इन इंग्लिश ओनली। तो अगर कोई हिंदी वाला है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम है। सर ये कंफ्यूजन है, वैदिक के बाद
केपी चालू करे कि भृगुनंदी नाड़ी नाड़ी चालू करे कि जेमिनी चालू करे? अब राजेंद्र जी ये क्वेश्चन तो आपकी तरफ से ठीक नहीं है कि केपी चालू करें, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि केपी आप पूरा सीख गए हो, मतलब केपी पे आपका काम चल रहा है, तो केपी तो आप छोड़ दो, केपी तो आपको प्रैक्टिस करना है बस। बट इसके बाद आई थिंक आपको बीएनएन सीखना चाहिए, बिकॉज बीएनएन इज इजी, और बीएनएन सीखने के बाद देन यू शुड गो फॉर जेमिनी, बिकॉज जेमिनी इज कॉम्प्लिकेटेड। जेमिनी में मतलब, अब जैसे मैं सिंपल आपको बताऊं, जेमिनी बोलती है आरूढ़ लग्न। एक आपका लग्न है जो कर्क राशि में मान लो आप पैदा हुए, आपका लग्न है कि आप खुद को कैसे देखते हो, हाउ आर यू फीलिंग फॉर योर सेल्फ। एक होता है आरूढ़ लग्न कि सुभाष जी राजेंद्र जी को कैसे देखते हैं, या राजेंद्र जी की वाइफ उनको कैसे देखती हैं, या राजेंद्र जी के दोस्त उनको कैसे देखते हैं, राजेंद्र जी के फादर उनको कैसे देखते हैं। इसको बोलते हैं कि हाउ द वर्ल्ड परसीव्स यू। जेमिनी ऋषि ने ये भी काम किया कि आप अपने बारे में ये सोचते हो कि मैं बहुत धर्मात्मा आदमी हूँ, लेकिन दुनिया आपको चोर समझती है। तो ये जो चोर समझना है ना, ये आपका आरूढ़ लग्न बताता है। तो जेमिनी ज्योतिष में मतलब अलग लेवल का काम किया है जेमिनी ऋषि ने। हाँ, ये बहुत एडवांस ही मतलब हो गया है। बहुत एडवांस है। तो क्लास शुरू करते हैं आज की। मिलन जी सॉरी आपसे कुछ बात नहीं हो पाई, कैसे हैं आप? ऑल वेल सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मिलन जी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं बेचारे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, इनको आई थिंक बहुत एफर्ट भी करना पड़ता है। वी हैव अ गुड टीम एंड आई थिंक हम लोग की बेस्ट चीज़ है कि हम लोग में से कोई भी सेल्फिश नहीं है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं एंड वी हेल्प ईच अदर। तो मतलब आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे मिले और हम एक दूसरे को मिले। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके जी, सो आज हम स्टार्ट करते हैं नवांशा, ठीक है ना। और नवांशा हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको नवांशा के बारे में आपने जो भी सुना है ना, वो सब आप अपने दिमाग से 2-3 क्लासेस के लिए एकदम मिटा दो। मतलब आप ऐसे सोचो कि नवांशा आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो होता क्या है कि हमें ये तो मालूम है कि ये पकौड़ी है, बट महाराष्ट्र की पकौड़ी भजिया कहलाती है, और गुजरात की पकौड़ी को वड़ा बोलते हैं, और साउथ में उसको मेदू वड़ा बोलते हैं। तो पकौड़ी एक्चुअली क्या है किसी को नहीं पता, हर कोई अपनी पकौड़ी बनाने में लगा हुआ है। तो इसीलिए नवांशा के बारे में लोगों को पता नहीं क्या क्या मालूम है। ये वर्गोत्तम होता है तो ये नवांशा में उच्च हो जाता है, तो ये वाइफ का चार्ट है, तो ये स्पाउस का चार्ट है। मतलब 500 चीज़ें नवमांशा के बारे में लोगों ने फैला रखी हैं। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में जो भी नवमांशा के बारे में, वो अपनी स्लेट को बिल्कुल क्लीन कर दो, आप बंद कर दो। आप ऐसे समझो कि नवमांशा आपने कभी सुना ही नहीं। तो हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन वैदिक ज्योतिष। नवमांशा के बिना हम कुछ प्रोसीड ही नहीं कर सकते, बिकॉज जनरली हमारी पूरी प्रिडिक्शन को आके नवमांशा बदल देता है, पूरी की पूरी प्रिडिक्शंस। अब नवमांशा क्या है? नवम अंश, इसको नवमांशा बोलते हैं। नाइन्थ, नवम मतलब नाइन्थ, अंश मतलब डिवीजन। नाइन्थ डिवीजन किसका? लग्न चार्ट का। लग्न चार्ट का नाइन्थ डिवीजन इज नवमांशा। तो बेसिकली नाइन्थ डिवीजन लग्न चार्ट में भी किसका? लग्न चार्ट के 9th हाउस का नाइन्थ डिवीजन इज नवमांशा। तो आप ऐसे समझो कि कृष्णमूर्ति जी ने जो केपी की खोज की, वो सिर्फ नवमांशा को ही देख के की। क्योंकि क्या होता है, एक लग्न में, लग्न चार्ट में जो एक हाउस होता है वो 30 डिग्रीज का होता है। जब हम उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट कितने डिग्री का हो जाता है? 3 डिग्री 20 मिनट्स का।
9 तिये 27 और बाकी जो बचा वो 20। सो 3 डिग्री 20 कला का एक नवमांशा का हाउस बनता है। तो नवमांशा में हमारा जो भाग्य होता है, जो 9th हाउस होता है, 9th हाउस हमारा भाग्य है, हमारा संस्कार है, उसका चार्ट है नवमांशा। ठीक है। अब हमारी लाइफ में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है लग्न चार्ट, फिर है मून चार्ट और फिर है नवमांशा चार्ट। इन तीनों चार्ट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है नवमांशा का। आप अंततः करोगे वही जो नवमांशा में लिखा होगा। लग्न चार्ट, अब आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। लग्न चार्ट वो बताता है जो आप करना चाहते हो। लग्न मतलब आप जो करना चाहते हो वो लग्न चार्ट बताना चाहता है। जैसे आप अपने पति से बहुत परेशान हो और आपका मन करता है कि आप आपको लगता है कि आपको पति के 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, बट आपका मन ये कहता है कि नहीं यार, ठीक तो है मेरा पति, मतलब सुबह से शाम तक कमाने जाता है और कमा के आता है, हमें दिल खिलाता है, ठीक है। और आपका जो नवमांशा है, जो आपका अंतर्मन है, वो क्या कहता है कि यार मैं इस आदमी के साथ कहाँ फंस गया। मतलब आप करना कुछ चाहते हो, आपका मन कुछ कहता है, और अंततः जो आपकी डीप विद इन फीलिंग है वो कुछ और है। तो लग्न चार्ट, चंद्र चार्ट और नवमांशा चार्ट। लग्न आप क्या करना चाहते हो, चंद्र आपका मन क्या कहता है, और नवमांशा मतलब आपके अंदर में एक्चुअली क्या है, दैट इज नवमांशा। जो आपकी बिल्कुल हिडन फीलिंग है, कई बार जिसको आप सबकॉन्शियस कह लो या सुपर कॉन्शियस कह लो, ये फीलिंग जो है दैट इज योर नवमांशा चार्ट। तो लग्न और नवमांशा में क्या फर्क है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, ये लग्न चार्ट है। ईश्वर आपको एक संत बनाना चाहते हैं, ये नवमांशा चार्ट है। नवमांशा मतलब भगवान ने आपको क्या करने के लिए दुनिया में भेजा है, दैट इज योर नवमांशा चार्ट। तो जब हम किसी भी हाउस के 30 डिग्री को 9 भागों में बांटते हैं तो हमारा नवमांशा 3 डिग्री 20 मिनट पे आ जाता है। नवमांशा से हम वैदिक ज्योतिष में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न चार्ट क्या है, 30 डिग्री का है। नवमांशा कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री 20 मिनट का। तो नवमांशा की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नवमांशा में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हो तो उससे क्या फल मिलते हैं। उसके बेस पे हम लोग देखेंगे कि हमारे बर्थ का टाइम ठीक है कि नहीं है। तो केपी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एंड वैदिक ज्योतिष यूजेस नवमांशा फॉर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है। अब हम आते हैं नवमांशा की कैलकुलेशन पार्ट पे। अब एक छोटा सा आपको वो बता रहा हूँ। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक गाड़ी है जिसका नंबर है 195। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट MFD 195। ये लोग लिख लो आप लोग। M के नीचे F के नीचे D और M के सामने 1, F के सामने 9 और D के सामने 5। MFD 195 ये रट लो आप लोग। वैसे हमें नवमांशा की कैलकुलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर में आती है, बट जब तक आप नवमांशा की कैलकुलेशन सीखोगे नहीं ना, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि नवमांशा कितने डीप में जाके बात करती है, बहुत डीपली बात करती है। ठीक है। तो पहले हम नवमांशा की कैलकुलेशन सीखते हैं, फिर हम नवमांशा के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आपने लिख लिया MFD 195 लिख लिया। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक गाड़ी थी जिसका नंबर था 195। अब M क्या है, मूवेबल राशि। F क्या है, फिक्स्ड राशि। और D क्या है, डुअल राशि। ठीक है। चर, अचर और द्विस्वभाव।
चर अचर द्विस्वभाव MFD। चर के सामने आपने क्या लिखा? एक नंबर। ठीक है, अभी सुन लो, हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो जब भी नवमांशा में चर राशि आएगी तो चर राशि को हम वहीं से गिनेंगे जहां से चर राशि है, एक नंबर से ही गिनेंगे। बस अभी आप सुन लो, फिक्स राशि जब आएगी तो उसको हम खुद से 9वें स्थान से गिनना शुरू करेंगे, और जब डुअल राशि आएगी या द्विस्वभाव आएगी तो खुद से 5वें स्थान से गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, चर राशि को हम अपने ही स्थान से गिनना शुरू करेंगे, मतलब जहां वो खुद है। फिक्स राशि को या अचर राशि को हम अपने से 9वें स्थान से गिनना शुरू करेंगे, और द्विस्वभाव राशि को अपने से 5वें स्थान से गिनना शुरू करेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो M मूवेबल कहां से गिनेंगे? खुद से, 1 है उसके आगे, ठीक है ना, जहां वो खुद बैठी है। फिक्स्ड F कहां से शुरू करेंगे? 9 से, अपने से 9 से। और डुअल क्या है? अपने से पंचम से, जहां डुअल राशि बैठी है वहां से 5वें से। खुशबू जी, मैं पिछली बार स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा था, आई थिंक अब मैं कर सकता हूँ, तो चेक करता हूँ, चार्ट देख लेते हैं किसी का भी। तो नवमांशा में हमारे मतलब 2-3 एपिसोड खर्च होंगे, एक एपिसोड में नवमांशा खत्म नहीं होगा। मैं बस एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कि आपको थोड़ा सा नवमांशा के दर्शन कराया जाए। किसका चार्ट लें? चारू जी का चार्ट लगाते हैं आज। एक तो चारू जी के चार्ट में मेरे पास है कि नहीं है। चारू जी, आपका चार्ट ही नहीं है मेरे पास, बोलना अपना डेट ऑफ बर्थ। वेरी बैड। नहीं, मेरे उसमें है, मतलब पराशरी में नहीं है, दूसरे वाले में। 23rd August 1978. 23rd August. Place is Delhi. And 5:27 morning AM. 23rd अगस्त ना? चारू जी डिलेटेड ऐसी बच्चे हैं। टाइम बताइए चारू जी। 5:27 AM. 5:27 23rd अगस्त ना चारू जी? हाँ हाँ। चलो जी, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है। शर्मा सर की क्लास में हमने सीखा था, कौन बताएगा इनका सूर्य कौन सी राशि में होगा? 23rd अगस्त का जन्म है, और बिना चार्ट खोले कौन बताएगा इनका सन कहाँ मिलेगा? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। हाउस नहीं, राशि राशि राशि, कौन सी राशि में सन होना चाहिए? अगस्त ना? 23rd अगस्त। तो जेमिनी, मिथुन राशि, जेमिनी, सिंह राशि। कर्क राशि। हैं? सिंह राशि। वेरी गुड, जिसने सिंह राशि बोला उसको। दिल्ली में पैदा हुई चारू जी आप? हाँ जी। किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है, ये कैसे निकालते हैं सूर्य कहाँ मिलेगा? राशि राशि तो 1 मंथ ट्रैवल करता है ना एवरी। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। देखिए, सन जो है ना वो सिंह राशि में है। किसको मालूम है कैसे निकालते हैं, या मैं बताऊं?
किसने आंसर दिया था? मिलन जी ने। Sir, if date is less than 15, add 8. हैं? If date is less than 15, you add 8 to the month. Absolutely, absolutely, very good. So if the date is less than 15, हम जो महीना है, जैसे इनका महीना 8वां है, अगस्त है ना, तो उसमें हम 8 को ऐड करते हैं, एंड इफ इट इज मोर देन 15 वी ऐड 9. तो इनका मोर देन 15 है, तो 9 में हमने 8 ऐड किया अगस्त में, तो कितना आया? 17. 17 जो है वो 12 से कितना है? 5वें नंबर पे, बिकॉज 12 राशियां होती हैं, तो 12 में और 5 ऐड करेंगे, इसीलिए सन इनका लियो राशि में आया. क्लियर? आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया Yes, सर। sir. आ गया? ओके, ठीक है जी. अब इनका ठीक है, ये इनका चार्ट है विद डिग्रीज, और ये इनका लग्न चार्ट दिख रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, लग्न चार्ट दिख रहा है ना? और ये इनका नवांशा चार्ट है, ये दिख रहा है सबको नवांशा चार्ट? यस सर। Yes, sir. दिस वन राइट साइड में. हाउ टू डू दिस स्पॉटलाइट, कैसे करते हैं? सर वो राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाके नवमांश को हाईलाइट करना है। राइट क्लिक करके नहीं, इसमें गूगल मीट्स में कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना. उसको पिन कर सकते हो आप। सर वो नवमांश को स्क्रीन सेंटर में ले लो। सर आपको पॉइंटर दिखाना है क्या? पॉइंटर हाँ दिख रहा है ना वैसे, ये नवमांश है. यस सर। ओके, तो अब देखो आप इनके लग्न चार्ट में लग्न कौन सी राशि में है? कर्क राशि में. ठीक है, नवमांश में लग्न कौन सी राशि में चला गया? मीन राशि में. मीन राशि। Pisces में. ठीक है ना? ये कैसे होता है? हाउ इट हैपेंस. ठीक है ना? अब पहले आपको लिखना है कि मूवेबल राशियां कौन कौन सी हैं. कौन बताएगा विच आर मूवेबल राशिज? बोलिए 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10 आर मूवेबल. फिक्स राशि कौन सी है हमारी? 2, 1, 5, 8, 5, 2, 5, 8 और 11. दीज आर फिक्स्ड राशि. और द्विस्वभाव राशि कौन सी है? 3, 6, 9, 12। 26, 3, 6, 9, 12. 12. 12. अब देखो आप इनका लग्न जो है वो किस में है? सॉरी, मूवेबल में है, फिक्स में है या डुअल में है? ड्यूअल। मूवेबल। मूवेबल में है सर, मूवेबल. नहीं, लग्न चार्ट में. लग्न चार्ट में मूवेबल में सर। मूवेबल में है सर. कर्क राशि मूवेबल. मूवेबल में. वेरी गुड. तो मूवेबल का फॉर्मूला क्या है कि हमें गिनना कहाँ से शुरू करना है? खुद जहां से मूवेबल राशि, मतलब हम 4 नंबर से ही गिनेंगे. यस. ठीक है. अब आपको क्या देखना है कि एसेंडेंट की डिग्री कितनी है. कितनी डिग्री का एसेंडेंट है? 29, 16. 29, 16 को, क्योंकि हमने ये देखा है कि नवमांशा हमारा एक नवमांशा 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो हम क्या करेंगे? एसेंडेंट की डिग्री को 3 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करेंगे. तो कितना, कौन से उस पे आएगा? 29, 16 को 3 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3 9s are 9 point something। 3 9s are 27. सो 9 राशि हमारी क्रॉस हो जाएंगी. ठीक है. 9 राशि यहाँ पे मीन है. अब आप 4 नंबर से, बिकॉज ये मूवेबल राशि थी,
फोर्थ राशि इज मूवेबल। अब आप 4 से 9 गिनना शुरू करो। कहाँ पे आपका गिरेगा? गिरो 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा नवमांशा का लग्न किस में आ गया? मीन राशि में आ गया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना? मिलन जी का चार्ट ले लेते हैं। चारू जी का सेव कर लेते हैं, नहीं तो चारू जी मुझे अगली बार बहुत मारेंगी। बोलिए मिलन जी आपका चार्ट। 22 अक्टूबर। मिलन राजगुरु 22 1992। 22 अक्टूबर। हाँ सर, 1992। 1992, ठीक है। टाइम बोलिए। 11:23 PM। 11:23। जगह पोरबंदर, PORBA, गुजरात। गुजरात। हाँ। ठीक है। ओके, मिलन जी का चार्ट आ गया। ओके, तो अब कौन कैलकुलेट करेगा इसको? लेट्स से चलो मिलके करते हैं, ठीक है ना? सब लोग अपना अनम्यूट कर लो आप लोग, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू कंट्रीब्यूट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिलन जी का बर्थ चार्ट का लग्न कौन से उसका है? द्विस्वभाव। मूवेबल है, फिक्स्ड है या द्विस्वभाव है? द्विस्वभाव। द्विस्वभाव का फॉर्मूला क्या है? हमें कहाँ से गिनना शुरू करना है? 5th हाउस से, अपने से 5। फिफ्थ राशि से। 5th राशि। तो अपने से 5, तो पहले 3 से 5 गिनना शुरू करो। 3 4 5 6 7। करेक्ट? बराबर। यस सर। अब हम क्या करेंगे? हम 7वीं राशि से डिग्री में जो भी आएगा उसको गिन के इनका लग्न पता करेंगे। इनका एसेंडेंट कितने डिग्री का है? 23। 23-26। 23-26। इसको डिवाइड करिए 3 डिग्री 20 मिनट से, क्या आंसर आ रहा है? 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मतलब अब आप गिनो, तुला राशि से 7 गिनो। वृषभ राशि। 7। अब देखो इनका नवांशा कौन सी राशि में है? वृषभ। आ गया? चारू जी, खुशबू जी, ओके, क्लियर है? नेक्स्ट सुभाष जी का ट्राई करते हैं। ये खुशबू जी आप ट्राई करोगे। ओके, बताइए सुभाष जी, आपका होना चाहिए मेरे पास। नहीं, 15/5/1961 से। सुभाष राणे ना? यस सर, यस सर। 15/05/1961। 1961। प्लेस ऑफ बर्थ कारवार डालना पड़ेगा। अच्छा, टाइम बोलिए। टाइम सर 1847। कारवा कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र? कर्नाटका सर, कर्नाटका। कर्नाटक। ओके, KRWA WAR सर। कारवार। ओके, चलिए चारू जी ट्राई करिए। ओ बहुत मस्त है ये। स्टेप 1 क्या है? हमें ये देखना है कि एसेंडेंट कौन सी राशि में है। मूवेबल, फिक्स्ड या डुअल, चर, अचर या द्विस्वभाव, किसमें है? फिक्स्ड है। फिक्स में सर। फिक्स्ड साइन। फिक्स में सर। वेरी गुड। फिक्स्ड का रूल क्या कहता है? अपने से 90 में। 90 का। अपने से पहले 9। अपने से 9वां गिनो। चारू जी गिनो, वृश्चिक राशि से 9वां गिनो। 9th हाउस कैंसर राशि।
कैंसर राशि। और अब क्या अगला स्टेप क्या है? स्टेप 2, एसेंडेंट की डिग्री क्या है? डिग्री 20, आई थिंक 1 डिग्री कहेंगे या स्टार्टिंग फ्रॉम 0020। 20, 0020 हाँ 0020 मतलब पहले नवांशा में ही आ जाएगा, इसीलिए इनका लग्न जो है, देखो आप कौन सी राशि में लग्न, देखो कैंसर में। कैंसर में है ना लग्न, दिख रहा है ना? हाँ हाँ, ओके। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। चलिए अगला करते हैं खुशबू जी के साथ। सुभाष जी का चार्ट था मेरे पास। खुशबू बोलो अपना चार्ट। 25th December 1995। का चार्ट लगाया मैंने खुशबू का। चलो खुशबू आप अपना ट्राई करो। स्टेप 1 क्या है? फिक्स्ड साइन में है तो अपने से 9th साइन काउंट करेंगे। करो। 7th राशि तुला। 7th राशि। अब आप एसेंडेंट की डिग्री देखो। 18 डिग्रीज। ठीक है, मतलब 6 क्रॉस कर चुका है, काउंट करो। ट्वेल्थ साइन। ठीक है, करेक्ट है। Yes. तो ये प्रोसेस से हम लोग लग्न बना देते हैं नवांशा का। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही 9 के 9 प्लैनेट्स को उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल खुशबू के चार्ट में लेट्स सी कि हमारा सन जो है वो नवांशा में कौन सी राशि में दिखा रहा है? सन मिथुन राशि में। ठीक है, अब सन कैसे गया मिथुन राशि में वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग लग्न बना देंगे, 12 को लग्न में लिख के, देन 12 1 2 3 4 जैसे हम करते हैं कुंडली में वैसे करेंगे। अब हम मान लो हमें सन बिठाना है इनके नवांशा में, तो सन यहाँ देखो लग्न चार्ट में किस में है सन? मूवेबल, फिक्स्ड या द्विस्वभाव किस में है? डुअल में। डुअल में। ठीक है, डुअल का फॉर्मूला क्या है? खुद से 5वां। तो आप गिनो 9 से 5th गिनो। एरीज आ गया। अब आप देखो सन की डिग्री देखो कितनी है? 9 डिग्रीज। 9 डिग्री। तो 3 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3 आएगा। अब 1 से 3 काउंट करो। जेमिनाई आ गया सन जेमिनाई में। यस। आ गया चारू जी, समझ आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है समझ में। चलो चारू जी अब अपने चार्ट में आप चंद्रमा को बिठाओ। चंद्रमा आपका क्यों नवांशा में इसमें है, टॉरस में क्यों है, आप बताओ। लग्न में देखो स्टेप 1 क्या है? हाँ मेष में है, मतलब 1 नंबर राशि, मतलब 1 नंबर। हाँ। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? अपने से 1 में गिनना है, तो ये 1 में गिनना है। हाँ। तो और चंद्र की डिग्री कितनी है देखो? 621 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड बाय 3 कितना आया? 2। नो, एरीज से सेकंड राशि कौन सा हुआ? टॉरस हुआ। हाँ टॉरस हुआ। तो आपने चंद्रमा को टॉरस में बिठा दिया। ओके। अब आपका सन भी टॉरस में ऐसा क्यों है? मिलन जी आप एक्सप्लेन करो, चारू जी का सन क्यों गया टॉरस में? सर सिंह राशि जो है वो फिक्स्ड राशि है। फिक्स्ड राशि, वेरी गुड। फिक्स्ड अपने राशि का से पहले फॉर्मूला बताइए। हाँ अपने से 9वें में जाती है वो। अपने से 9वें में जाती है, ठीक है। तो 9वें में गई मेष तो राशि क्या में आएगा? चला गया। मेष राशि। वेरी गुड। मेष राशि में सन कितने डिग्री का है? चारू जी कितने डिग्री का है आपका सन? 557 557 ना सर। 557 हाँ। सामने का चार्ट में
1 पॉइंट समथिंग, तो इसीलिए अपने से एक में। सेकंड उसमें हाँ, सेकंड उसमें चला गया, तो एरीज से सेकंड क्या हो गया, टॉरस राशि हो गया। सर इधर 1 पॉइंट कुछ आ रहा था ना, फिर भी हम लोग सेकंड तो हाउस 1 क्रॉस हो गया ना, 1 क्रॉस होके सेकंड में घुस गया ना वो, ओके ओके तो इसलिए ओके हम दूसरा सेकंड को लेंगे। ओके जो क्रॉस हो जाएगा उसको छोड़ देंगे, हम उसके अगले पे बढ़ जाएंगे, अच्छा क्योंकि राशि ने 3 डिग्री 20 मिनट ऑलरेडी पार कर लिया, पार कर दिया। हाँ, अब वो दूसरे में घुस गई है, तो इसलिए एरीज के बाद दूसरी राशि में वो टॉरस में आ जाएगा। ओके सर ऐसा कोई है जो आप में से कंफ्यूज है? आई वुड लाइक टू, महावीर जी ने ट्राई नहीं किया, महावीर जी आप एक बार ट्राई कीजिए। हम लोग लगाते हैं मिलन जी का चार्ट, मिलन जी के चार्ट में महावीर जी ट्राई करेंगे। जुपिटर जो है वो नवमांशा में मीन राशि में क्यों गया, बताइए महावीर जी। सर जुपिटर Jupiter is in your sign. जुपिटर इज इन डुअल साइन, तो रूल, पहले रूल बताइए सबको, बिना रूल बताए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। स्टेप 1 एंड रूल, अपने से पांचवा। पांचवा जाना है आपको। अपने से तो काउंट करिए। तो मीन में कैप्रिकॉर्न में, सॉरी तो कैप्रिकॉर्न जुपिटर का डिग्री है 8 डिग्री क्रॉस कर दिया है। 2 2 डिग्री क्रॉस कर दिया है इसलिए। हेलो, तो कैन यू हियर मी? या तो 8 को 3.20 से डिवाइड करना है, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 हाउसेस क्लियर हो गए, तो 1 and 2, so it has come to मीन राशि। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। तो सबको क्लियर है ना, आप किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। Yes, sir. राजेंद्र जी, यू वांट टू ट्राई या क्लियर है? क्लियर क्लियर है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मिश्रा जी हैं क्या? मिश्रा जी आपको ट्राई करना है या क्लियर है आपको? क्लियर है, ट्राई भी Clear कर है, लेंगे। ट्राई करेंगे तो ठीक है, ट्राई करा देते हैं आप। मिश्रा जी को भी ट्राई करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इतने दिनों से हमारे दिमाग में ये समस्या चल रही थी कि नवमांशा में ये होता कैसे है, तो आज हमने देख लिया है कि कैसे होता है। यानी सर हम लोग को एसेंडेंट का चार्ट मिनिमम चाहिए। हाँ, एसेंडेंट का चार्ट तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा, उसी से, यस उसके बिना तो फिर बात बनेगी नहीं आगे। मिश्रा जी मेरा खुल नहीं रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चलिए लेकिन आप समझ अपने गए में तो देख हम लोग लिया, आगे बढ़ते हैं। समझ लिया समझ लिया। ओके, ठीक है। तो आई थिंक राजेंद्र जी को कहीं जाना पड़ गया। ओके, ये हो गया कैलकुलेशन पार्ट ऑफ नवमांशा, कि हमारा नवमांशा इतना एक्यूरेट क्यों होता है। मैंने कैलकुलेशन पार्ट इसलिए भी सिखाया है कि कई बार
कोई कोई सॉफ्टवेयर हमें ऐसा मिलता है जिसमें नवमांशा की कैलकुलेशन गलत आती है, तो इसलिए आप लोग के दिमाग में ये ज़रूरी है कि कई बार आप सॉफ्टवेयर की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए भी आप चेक कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर ठीक से चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसलिए नवमांशा की हमने कैलकुलेशन सीखी। अब कुछ बातें नवमांशा के बारे में हम समझना शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो लग्न होता है ना, वो ये बताता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। और नवमांशा ये बताता है कि आप से भगवान क्या कराना चाहते हैं। आप लग्न क्या बताता है कि आप खुद क्या करना चाहते हो, और नवमांशा क्या बताता है कि ईश्वर आपसे क्या कराना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने जो लिखा था ना, मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल, ठीक है ना। हाँ चारू जी। इसका मतलब ये, जैसे कि हम ये बात कह रहे हैं कि भगवान हमसे क्या करवाना चाहता है, ये नवांशा में है, नवांशा चार्ट में होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी डेस्टिनी जो है वो नवांशा चार्ट के हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है। हाँ, नवमांशा तो Because डेस्टिनी का ही ultimately चार्ट है होता ना, तो 9th हाउस हाँ, का ही चार्ट है वो। तो आपकी जो मतलब आप एक अपनी किस्मत लेके आए हो, वो नवमांशा ही बताती है कि आप क्या किस्मत लेके आए हो। ठीक है। जैसे आपका मन कर रहा है कि मैं बहुत पूजा पाठ करूं, मेडिटेशन करूं, गुरुओं के आश्रम में रहूं, लेकिन आप पैसे कमाने में लगे हो। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? आप चाह के भी, मतलब आपकी वाइफ से, हस्बैंड से, दोस्तों से, मतलब आप उनको छोड़ना चाहते हो, और उनसे, जैसे कुछ लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, वो रोज शराब पी रहे हैं, रोज सिगरेट पी रहे हैं, वो छोड़ना भी चाहते हैं बट फिर भी वो फ्रेंड सर्कल नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या रीजन है, ठीक है ना। तो अब नवमांशा जो है ना, वो 3 तरह का होता है। देव नवमांशा, मनुष्य नवमांशा और राक्षस नवमांशा, ठीक है। देव, मनुष्य और राक्षस। तो जो भी प्लैनेट आपका नवमांशा में मूवेबल चर राशि में जाता है, वो देव नवमांशा हो जाता है। मतलब अगर कोई प्लैनेट आपके लग्न में, मान लो कुछ भी किसी भी राशि में था, और वो प्लैनेट आपके नवमांशा में मान लो 4 नंबर राशि में चला गया, तो 4 नंबर हमारी कौन सी राशि है? मूवेबल राशि है। तो हम ये बोलेंगे कि ये प्लैनेट देव नवमांशा में चला गया। अभी आप सुन लो, लिख लो कि जो भी प्लैनेट नवमांशा में मूवेबल राशि में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो सात्विक या दैविक नवमांशा या देव नवमांशा हो गया है। अभी सुन लो, अभी दिमाग में कोई वो मत रखो टेंशन, मैं अभी सब एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। फिर कोई प्लैनेट अगर फिक्स्ड राशि में या अचर राशि में या स्थिर राशि में चला जाता है, तो हम बोलते हैं वो नर नवमांशा में चला गया, या वो मनुष्य हो गया, मनुष्य की तरह बिहेव करेगा वो। एक बार प्लीज रिपीट कर देना। ठीक है। फर्स्ट है, अगर कोई हमारे लग्न चार्ट का प्लैनेट नवमांशा में किसी मूवेबल राशि में चला गया, चर राशि में। चर राशि कौन कौन सी हुई? 1, 4, 7, 10। अगर हमारा कोई प्लैनेट नवमांशा में चर राशि में चला गया, तो हम बोलते हैं कि वो प्लैनेट देव नवमांशा में चला गया, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट लग्न चार्ट से उठकर नवमांशा में स्थिर राशि में चला गया, फिक्स्ड राशि में चला गया, तो हम बोलते हैं वो नर नवमांशा में चला गया। और अगर कोई प्लैनेट लग्न चार्ट से उठ के द्विस्वभावी राशि में चला गया या डुअल में, हम उसको बोलते हैं वो दैत्य नवमांशा हो गया या राक्षस नवमांशा हो गया। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर लग्न चार्ट से उठ के कोई प्लैनेट 1, 4, 7 और 10 में नवमांशा चार्ट में चला जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो प्लैनेट देवताओं की तरह बिहेव कर रहा है, देव नवमांशा में चला गया। अगर कोई प्लैनेट
लग्न चार्ट से 2, 5, 8 या 11 में चला जाता है, फिक्स्ड राशि में, स्थिर राशि में, तो हम बोलते हैं वो मनुष्य की तरह बिहेव कर रहा है, नर नवमांशा हो गया। और अगर कोई प्लैनेट 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशि में चला गया तो हम ये बोलते हैं कि ये राक्षस नवमांशा में चला गया, यानी कि ये प्लैनेट राक्षस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अब जो 9th हाउस हमारा लग्न चार्ट में होता है ना, वो हमारी दैवी कृपा का होता है, वो हमारे संस्कारों का होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए नवमांशा को हम 9th हाउस का चार्ट बोलते हैं, इसीलिए हम नवमांशा को हम विवाह का चार्ट भी बोलते हैं या स्पाउस का चार्ट भी बोलते हैं। मनुष्य और जानवरों में फर्क क्या है? मनुष्य और जानवर, मनुष्य जो है ना, वो जो जैसे कुत्तों में आप देख लो, जो माँ उसे पैदा करती है, कुत्ता बड़ा होके उस माँ के साथ ही गलत काम करने की कोशिश करता है, वो जानवरों का एक बिहेवियर है। ये होता है, इसमें कोई मतलब सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। जानवरों के लिए मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है कि इसने मुझे जन्म दिया है या नहीं दिया है। जानवरों में देयर इज नो इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज का इंस्टीट्यूशन। बट मनुष्यों में क्या है कि हम लोग जानवर की तरह बिहेव ना करें, इसीलिए हम लोग शादी करते हैं। और शादी कैसे करते हैं? बहुत लोगों की प्रेजेंस में करते हैं। हमारे लिए मतलब ये मैटर नहीं करता कि हम किसी से भी शादी कर ले, हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में शादी करते हैं, विद परमिशन शादी करते हैं। तो जो 9th हाउस है ना, वो हमारे संस्कारों का होता है, इसीलिए 9th हाउस को हमने नवांशा को हमने विवांशा भी बोला है या चार्ट ऑफ स्पाउस बोला है। तो नवांशा को बिकॉज इट इज द 9th हाउस का चार्ट, इसीलिए उसको हम विवाह का चार्ट भी बोलते हैं, उसको हम मैरिटल ब्लिस का चार्ट भी बोलते हैं, उसको हम शादीशुदा लाइफ का भी चार्ट बोलते हैं, उसको हम स्पाउस का भी चार्ट बोलते हैं। बट वो सिर्फ स्पाउस का चार्ट है ये कहना बिल्कुल गलत है। वो बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में डिनोट करता है जो अब हम समझेंगे। ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, मेरे जो पराशरी लाइट का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको 1 सेकंड आप होल्ड करो, मैं दूसरा वाला सॉफ्टवेयर मंगाता हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि देव नवमांशा, नर नवमांशा और राक्षस नवमांशा में फर्क क्या होता है। देव नवमांशा, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि जितने गुण देवताओं वाले होते हैं, जैसे सात्विक होना, मेडिटेशन करना, दूसरों के बारे में सोचना, अच्छे कर्म करना, सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, ये सारे बिहेवियर देव नवमांशा में आते हैं। ठीक है। अगला होता है नर नवमांशा। अब नर की क्या प्रॉब्लम, हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम लोग मनुष्य हैं, हमारी दिक्कत क्या है? मनुष्य होते ही हमारे अंदर डिजायर्स बहुत बढ़ जाती हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बने, मैं खुद बहुत पैसे वाला बनूं, मैं कल एक गाड़ी खरीदूं, दूसरी गाड़ी खरीदूं। तो जैसे ही देव नवमांशा से हम मनुष्य नवमांशा में आते हैं, हम अपने डिजायर्स के गुलाम हो जाते हैं। हमारे अंदर मैं फलानी लड़की से शादी करूं, मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे को अपने फादर के लिए ये करना है। हम लोग डिजायर 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 में फंस जाते हैं। ये नर नवमांशा है। चारू जी चाह रही हैं कि उनके बच्चे अब पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, ये डिजायर है। खुशबू जी चाह रही हैं कि कल को वो एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाए, ये डिजायर है। ये नर नवमांशा है। और राक्षस नवमांशा क्या होती है? राक्षस नवमांशा में क्या होता है? मनुष्यों जैसी डिजायर होती है, लेकिन उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए दे कैन गो डाउन टू एनी लेवल। राक्षस नवमांशा में आपको क्या चाहिए होती है? पावर चाहिए होती है। आप पावर हंग्री हो जाते हो। नर नवमांशा में आप पैसे कमाने के लिए मेहनत करोगे। राक्षस नवमांशा में आप पैसे कमाने के लिए कुछ गलत काम भी कर सकते हो। आपकी डिजायर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। बट ऐसा नहीं है कि देव नवमांशा मतलब बहुत अच्छा हो गया
और राक्षस नवमांशा मतलब बहुत खराब हो गया, नहीं। देव नवमांशा मतलब उसके विचार थोड़े सात्विक रहते हैं, राक्षस नवमांशा मतलब उसके ऊपर पावर हावी रहती है। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं, हम में से आधी जनता जो है वो राक्षस नवमांशा की होगी। तो ऐसा नहीं कि हमें किसी को खराब दृष्टि से देखना है। पराशर ऋषि ने नवमांशाओं को ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। आपका जो लग्न, आप एक मिनट मैं चार्ट खोल लेता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भारी तो नहीं हो रहा ना क्लास? नो सर। नहीं, अगर भारी हो रहा है तो हम लोग इसको और पार्ट्स में करके चलते हैं, क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, मतलब बिकॉज दिस इज सुभाष जी। अब तक नहीं हुआ है सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो जी। चलो जी, चारू जी का चार्ट मुझे मिल गया है। चारू जी का चार्ट लगाते हैं। सबको दिख रहा है ना? यस सर। ओके, ये चारू जी का लग्न चार्ट है और ये नवमांशा चार्ट है, दिख रहा है? सब लोग देख पा रहे हैं ना? यस सर। ठीक है। अब जो लग्न, हमारा जो लग्न, लग्न में देखो क्या है, यहाँ पे लग्न क्या है चारू जी का? कौन से उसमें है? कर्क राशि। कर्क राशि। कर्क राशि मतलब क्या हुआ? चर राशि। अब यहाँ पे लग्न क्या बन गया चारू जी का? नहीं, यहाँ लग्न देखो क्या है, स्थिर हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। स्थिर राशि हो गई। मतलब चारू जी का लग्न नवमांशा में क्या बन गया है? नर नवमांशा बन गया है। सर डुअल हो गया है ना? नहीं, तो 2 नंबर है ना? नहीं 2 नहीं 12 लिखा है। 12 वो आई ऐसे थिंक कुछ, हाँ उसके ऊपर कोई कुछ पिक्चर आ गई है, राम जाने क्या है। ये 2 है, सॉरी, दिस इज 12 नहीं 12 है, 12 के बाद Yes, 1 12 2 है आ शायद, गया। हाँ 12 है। बाय गॉड, राक्षस बन गई। सॉरी, मेरे को 2 दिखाई दे रहा है, आप लोग, हाँ द्विस्वभाव। द्विस्वभाव राशि। वही मैं तो वही हम लोग सोच द्विस्वभाव रहे का थे चारू मतलब हो गया कि चारू का जो लग्न है वो राक्षस नवमांशा में आ गया, ठीक है। चारू जो है वो राक्षस नवमांशा की तरफ बिहेव करना चाहती है, मतलब चारू लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं। चारू ये चाहती हैं कि कुछ भी हो, मैं ये अचीव करूं, मैं वो अचीव करूं, बट किसी कारणवश चारू वो अचीव कर पाई, नहीं कर पाई, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। अब हम ये देखेंगे कि भगवान ने चारू को कैसा बनाया। तो अब हमें क्या करना है, हमें लग्न में जो 9th राशि है, कौन सी राशि है 9th राशि? सर कुंभ सर। लग्न में मीन है ना, मीन है। मीन राशि। मीन राशि। मीन है, राशि सर। ठीक है। अब मीन देखो नवमांशा में कहाँ चली गई है? लगन बन गए। लग्न में आ गया, लग्न में। सॉरी, 9th लॉर्ड देखना अपने को, सॉरी, लग्न लॉर्ड मांशा में देखो, लग्न, एक मिनट, नवमांशा में जो लग्न लॉर्ड है वो कौन है?
मीन राशि, और लग्न लॉर्ड इनका कहाँ चला गया? 6th हाउस। 6th गुरु हाउस में, 6 में यानी चला गया। चारू जी का लग्न लॉर्ड जो है नवमांशा का, वो कौन सी राशि में है? 6th राशि में। मूवेबल, फिक्स्ड या डुअल, किसमें है? फिक्स। फिक्स साइन में। यानी कि चारू जी का जो लग्न लॉर्ड है वो क्या है? नर नवमांशा में। ठीक है, करेक्ट? यस सर। अब चारू जी का देखो कि 9th लॉर्ड कौन है लग्न में? शनि। जुपिटर। अब चारू जी का देखो 9th लॉर्ड कौन से नवमांशा में चला गया है? शनि कहाँ चला गया है? किस राशि में? द्विस्वभाव राशि में। ठीक है, तो अब चारू जी का लग्न जो है वो 9th नर लॉर्ड नवमांशा में। तो जुपिटर है ना? हाँ सर जुपिटर है, 9th लॉर्ड शनि कौन जुपिटर है? है लग्न में। जुपिटर सर, जुपिटर। सॉरी, Ninth। जुपिटर कहाँ चला गया? स्थिर राशि में गया। स्थिर राशि में। यानी कि जो चारू जी का 9th लॉर्ड है वो अपना नर उसमें चला गया नवमांशा में, और चारू जी का लग्न कौन था? जुपिटर। वो भी चारू जी का कहाँ चला गया है? नर नवमांशा में चला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आपको क्या देखना है कि हमारा नवमांशा का जो लग्न लॉर्ड है वो कौन से उसमें चला गया है, कहाँ बैठा हुआ है? तो इनका नवमांशा का लग्न है जुपिटर, जो कि जाके द्विस्वभाव में बैठ गया है। सॉरी, एक मिनट, मैं गड़बड़ कुछ बता रहा हूँ, सॉरी। आपको देखना है, दोबारा शुरू करते हैं, सॉरी। चारू जी का लग्न चार्ट देखते हैं। लग्न में लग्न लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। ठीक है, लग्न लॉर्ड चंद्रमा है चारू जी का। यस सर। चंद्रमा को नवमांश में देखिए कौन सी राशि में बैठा है? फिक्स में है, मूवेबल में है, या द्विस्वभाव में है? फिक्स में सर, फिक्स में। फिक्स में। तो चारू जी का जो लग्न है वो नवमांशा के फिक्स में चला गया है। इसका मतलब चारू जी का लग्न कैसा हो गया है? नर नवमांशा में हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यानी चारू जी wants to behave like a मनुष्य। चारू जी की कुछ डिजायर्स हैं, उसको चारू जी फुलफिल करना चाहती हैं, ये उनका लग्न बोल रहा है। अब हम देखेंगे कि उनका 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। वो कहाँ चला गया है? फिक्स राशि में। Not known. चारू जी का जो 9th लॉर्ड है वो भी उनका फिक्स्ड में चला गया है, मतलब नर में। अरे मून भी 2 नंबर राशि में है और जुपिटर 5 नंबर राशि में, मतलब उनका लग्न भी नवमांशा में नर में है और 9th लॉर्ड भी नर में है। ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ हाँ एकदम। यस सर। अच्छा, दोबारा लग्न चार्ट चारू जी का देखेंगे। लग्नेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को आपको नवमांशा में देखना है, कहाँ बैठा है? 2 नंबर राशि। 2 नंबर में सर। 2 नंबर राशि हमारी क्या है? अचर राशि है, स्थिर राशि है। इसका मतलब चारू जी का लग्न कहाँ चला गया? नर नवमांशा। ठीक है, तो चारू जी wants to behave like a मनुष्य। लेकिन भगवान ने चारू जी को कैसा बना के भेजा है? भगवान का डिसाइड कैसे करेंगे? 9th लॉर्ड। 9th लॉर्ड कौन है यहाँ पे? जुपिटर। चारू जी के लग्न में 9th लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर। अब आप नवमांशा में देखो जुपिटर कहाँ चला गया है? स्थिर राशि। अच्छा, हमें इसका मतलब हाँ, नवमांशा में हाँ, नवमांशा चार्ट में जो जैसे जुपिटर है, जैसे कि यहाँ पे लगन चार्ट में 9th लॉर्ड की इम्पोर्टेंस को चेक करना है हमें नवांशा चार्ट में, राइट? हाँ, जो लग्न में आपका 9th लॉर्ड है, ईश्वर ने आपको वैसा बनाया है। एक्चुअली में जब लग्न और 9th लॉर्ड की लड़ाई होगी तो जीतेगा 9th लॉर्ड ही। एक्चुअली में आपको लाइफ में जो काम करना है वो 9th लॉर्ड के हिसाब से करना है। अब चारू जी के चार्ट में इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, बिकॉज चारू जी का लग्न भी वही चाहता है जो उनका भाग्येश चाहता है या 9th लॉर्ड चाहता है। तो इसीलिए चारू जी की लाइफ में ये एक ब्लेसिंग है। चारू जी की लाइफ में
बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं रहेंगे, स्मूथ लाइफ रहेगी, क्योंकि लग्न भी चाहता है कि वो मनुष्य की तरह बिहेव करें, और ईश्वर ने भी उनको ये काम दे के भेजा है कि आप मनुष्य की तरह ही बिहेव करो। तो चारू जी की डिज़ायर्स हैं, बट चारू जी उन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए मतलब किसी का गला काटना या किसी से बेईमानी करना या झूठ बोलना, इस तरह के काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सीक्वेंस होता है, मतलब ओवरऑल आपकी लाइफ स्मूथ जाएगी, आपकी लाइफ में चैलेंजेस कम रहेंगे, चैलेंजेस अच्छा, होंगे भी तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। एक हाँ एक जी, बात चारू मैं जी। पूछती जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज देख रही हूँ, जैसे कि हमें ये चेक नहीं करना कि जो नवमांशा में जो लग्न खुला है वो 12 नंबर मीन राशि का खुला है, विच इज लाइक राक्षस वाली। तो हमें उससे नहीं, मतलब नहीं, वो मतलब हमें कौन सी राशि के अंदर है वो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, लग्न लग्न लॉर्ड आपका नवमांशा में किस राशि में जाके बैठा है, अच्छा, ओके, आप ये नोट कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे। लग्न लॉर्ड D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड नवमांशा में कहाँ गया? लग्न लॉर्ड मतलब आप क्या करना चाहते हो, नाइन्थ लॉर्ड मतलब ईश्वर आपसे क्या कराना चाहते हैं। और ये एड्रेस कहाँ पे है, ये ढूंढना कहाँ पे है, इसका पता चलता है नवमांशा चार्ट में। ठीक है, तो आप अपने आप से भी नर नवमांशा में हैं, और ईश्वर भी आपको चाहते हैं कि यू बिहेव लाइक अ नर नवमांशा। तो आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, मतलब आपकी लाइफ में सिंक है, आपकी लाइफ में मतलब खींचतान बहुत कम है। तो ओवरऑल पराशर ऋषि कहते हैं कि ऐसे आदमी का मतलब मन, बुद्धि और जो ईश्वरीय कृपा है, वो तीनों एक जैसे काम करते हैं। ऐसे आदमी जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से भी होते हैं। ऐसे आदमियों को मतलब बहुत ज़्यादा द्वंद्व का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर मतलब लग्न चार्ट अपने को भगवान ने वैसे बनाया है और नवमांशा जो चारों चाहती है नहीं वैसे है ना? नहीं नहीं नहीं, लग्न चार्ट जैसा आप बनना चाहते हो, अच्छा, ओके ओके। लग्न चार्ट आपकी इच्छा है, और नवमांशा चार्ट आपको ईश्वर ने क्या करने को बोला है, वो नवमांशा चार्ट है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। मतलब अगर मान लो लग्नेश आपका नवमांशा में राक्षस उसमें होता, मतलब आपको हो बहुत खतरनाक आदमी, आप चाहते हो किसी भी कीमत पे मुझे काम हो, लेकिन आपका जो नवमेश है वो नवमांशा में देवता उसमें आ गया, तो आप हो बहुत खतरनाक लेकिन कर रहे हो मेडिटेशन। तो अच्छा ईश्वर आपसे कराना क्या चाहते हैं होगा वही। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो जब लग्न और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड में लड़ाई होगी, तो जीत हमेशा नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की होगी। अभी हम एक और चार्ट लेते हैं और क्लियर हो जाएगा ये। आई थिंक मिलन जी का चार्ट है मेरे पास। सर ये एस्ट्रो ऑफिस में मेरा चार्ट ही पूरा अलग आ रहा है। मिलन जी आप एक बार बताइए अपना हाँ हाँ, डेट ऑफ 22 बर्थ क्या है आपकी? 22 अक्टूबर 1992। 23 टाइम बताइए। 23 23। 23 पोरबंदर ना? हाँ, पोरबंदर। चलिए चेक करते हैं मिलन जी। चलो जी, खुशबू मिलन जी का
लग्नेश नवमांशा में कहाँ बैठा है? पहले तो स्टेप तो लग्नेश कौन है? मर्क्यूरी। मरकरी नवमांशा में कहाँ बैठा है? मर्क्यूरी में सेम खुद के राशि में ही बैठा है, जेमिनाई में, मिथुन में, जो द्वि स्वभाव है। तो क्या हुआ? राक्षस। मतलब मिलन जी कट थ्रोट कंपटीशन करना चाहते हैं, बहुत डिजायर्स हैं मिलन जी, उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये मिलन जी की इच्छा है। अब मिलन जी को ईश्वर ने कैसा बना के भेजा है, तो आप देखो नवमेश कहाँ बैठा है? कौन है नवमेश? लग्न चार्ट सैटर्न नवमांशा में कहाँ बैठा है? सेम मिथुन राशि में, वो भी राक्षस में बैठा है। मिथुन राशि में। तो अब ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि भैया आप वैसे भी आप राक्षस मतलब राक्षस को आप लिटरली मतलब ऐसा नहीं कि ये आदमी किसी का नुकसान कर देगा। हाँ, ये आदमी जब इसका टाइम आएगा तो अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए ये कुछ भी करेगा, एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। डोंट गो बाय द नेम कि ये राक्षस नाम दे दिया तो मतलब वो आदमी अब किसी को भी मर्डर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। जब उसका डिजायर फुलफिल करने का सही टाइम आएगा तो वो उस समय कुछ भी करेगा। तो अब इनका क्या है कि लग्न और नवमेश ये दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति जब अपने अच्छे समय पे आएगा तो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए सब कुछ कर देगा। क्लियर है ये यहाँ पे? तो सर यहाँ पे सर लग्न का जो है ना सर, वो 5th में बैठा है ना सर, मरकुरी। नहीं, हाउस से मतलब नहीं है, किस राशि में बैठा है। तो 7th में बैठा है ना सर। नहीं, मरकरी तीसरी राशि में ना, सेकंड हाउस नवमांशा में। नवमांशा में लग्न चार्ट में सर। नहीं, लग्न चार्ट में बस हमें ये देखना है कि लग्न में 3 नंबर की राशि, उसका स्वामी कौन है? मरकरी। अब मरकरी को आपको नवमांशा में देखना है। हाँ सर, वो मिथुन में बैठी है, वो मिथुन में बैठी है, इसीलिए इन लग्न के हिसाब से मतलब मिलन जी की जो आंतरिक जो मतलब उनका एक कैरेक्टर है वो राक्षस की तरह है। मतलब राक्षस एज इन अपनी डिजायर्स को मतलब वो पावर अचीव करना चाहती है। और मिलन जी का जो ईश्वर ने भी मिलन जी को वैसे ही बना के भेज दिया कि मिलन तुम कुछ भी करो। क्यों नहीं हो रहा है उस पर हम आएंगे कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उस पर भी आएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक आध और एग्जाम्पल में ले लूँ, एक राजेंद्र जी का चार्ट भी ले लेते हैं। एक चीज मुझे जैसे एक्चुअली दोनों एग्जांपल में सेम ही आया, लग्न एंड नवांशा, वो सेम। अगला पकड़ते हैं जो थोड़ा डिफरेंस आया। राजेंद्र जी एक बार आप बताइए डेट ऑफ बर्थ दूसरा 10/11/1973। 10/11/1973। टाइम बताइए। 01:00 सुबह 1 बजे मॉर्निंग। हाँ, मुंबई। ओके, राजेंद्र जी का देखते हैं। सर लग्नेश और नवमेश अगर राक्षस रहेगा तो अच्छा रहता है, मतलब अगर क्रॉस रहेगा तो बुरा रहता है, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, अच्छा राक्षस कुछ नहीं है। राक्षस मतलब उस आदमी को जब अपनी डिजायर कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी डिजायर आ जाएगी ना जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन कब करेगा वो मैं थोड़ा सा 10 मिनट बाद बताता हूँ कि वो क्वालिटीज को अपन सत्युग एंड असुर लोग हैं उससे कनेक्ट कर सकते हैं ना, क्वालिटीज बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो हमारी तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण जो तीनों क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर ज्यादा होती हैं। अब देखिए राजेंद्र जी का बताइए। राजेंद्र जी आपका लग्नेश कौन है? लग्नेश है रवि, जो स्थिर राशि में बैठा है, सेकंड हाउस में स्थिर राशि में। मतलब क्या है? फिक्स में नर नवमांशा है, ठीक है। अब अपना भाग्येश देखिए कौन है? भाग्येश 9th हाउस लॉर्ड। भाग्येश है मंगल, वो भी स्थिर राशि में बैठा है। मंगल तो ये सेम ही हो गया बेसिकली। हाँ, ये भी सेम है। सारे एग्जांपल ही ऐसे आ रहे हैं। वेरी गुड। मतलब बेसिकली आप लोग की लाइफ में उतना स्ट्रगल नहीं है। अब एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। मिलन का चार्ट लेते हैं। मिलन जी के चार्ट में मिलन जी की दशा क्या चल रही है? मिलन जी की दशा चल रही है राहु, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए
मेरा लग्न भी कहता है कि मैं राक्षस नवमांशा का हूँ, मतलब मेरे अंदर डिजायर फुलफिल करने की बहुत इच्छा है। मेरा नवमेश भी कह रहा है कि भैया मैं राक्षस उसका हूँ, मेरे को डिजायर फुलफिल करने, पावर, लेकिन मैं वैसे बिहेव नहीं कर रहा हूँ ना, मैं मतलब मेरे अंदर डिजायर आ ही नहीं रही है, मेरे अंदर कोई कामना है ही नहीं, या मेरे को डिजायर मिल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हमारा महादशा लॉर्ड है वो नवमांशा में कहाँ बैठा है। अब उससे पता लगेगा कि इनकी जो करंट दशा चल रही है उसमें इनको कैसा बिहेव करना चाहिए, या ये कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो जैसे राहु, अब आप मिलन जी के चार्ट में राहु देखो कहाँ, किस राशि में है, एरीज, एरीज में। मूवेबल, राहु एरीज का मतलब मूवेबल, मूवेबल का मतलब देव। अब राहु, अब मिलन जी के साथ इस समय क्या हो रहा है कि इनके अंदर जो कट थ्रोट कंपटीशन करने की भावना है, बिकॉज राहु देव उसमें चला गया है, वो भावना इनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये बिल्कुल शांत हो चुके हैं। क्यों नहीं लग रहा है हमें मिलन जी राक्षस की तरह बिहेव करते हुए? क्योंकि उनकी दशा राहु की चल रही है और राहु नवमांशा में देव नवमांशा बन के बैठा हुआ है। इसीलिए वो क्या कह रहा है इनको कि मिलन जी पेशेंस रखो, धीरज रखो, शांत रहो, कोई जरूरत नहीं है, वेट करो फॉर दी अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए मिलन जी का लग्न राक्षस है, नवमांशा भी राक्षस है, बट मिलन जी को जब हम देखते हैं तो मिलन जी हमें वैसे दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनकी जो दशा चल रही है वो देव नवमांशा की दशा है। इसीलिए मिलन जी की लाइफ में अब जो चेंजेस आएंगे वो थ्रू अ प्रॉपर वे आएंगे, नॉट थ्रू अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो मिलन जी धीरे धीरे ही विल बिकम रिलीजियस, ही विल बिकम मेडिटेटिव, ये सब काम कर रहे होंगे मिलन जी। बताइए मिलन जी, ऐसा हो रहा है आपके साथ? यस सर, क्योंकि जो अब जब इनकी जो राक्षस वाली आपने की प्रवृत्ति है ना, उसको आपने अभी दबा के रखा हुआ है, क्योंकि आपकी जो दशा चल रही है वो देव वाली चल रही है। अब जब इनका राहु में राहु खत्म होगा और राहु में जुपिटर शुरू होगा, तो देखिए जुपिटर की जब अंतर दशा आएगी तो जुपिटर इनका नवमांशा में कहाँ है? द्विसभाव में। तो 2023 में इनका राहु में राहु खत्म हो जाएगा, जुपिटर शुरू हो जाएगा। तो अब जब जुपिटर की अंतर दशा होगी तो क्या होगा इनके साथ? इनका लग्न भी राक्षस, नवमांशा भी राक्षस, और इनकी अंतर दशा भी राक्षस वाली आ जाएगी। मतलब 23 के बाद ये आदमी सडनली एकदम से उठेगा और एकदम दुनिया की वाट लगा देगा, एकदम से एनर्जी आ जाएगी इनके अंदर। अभी जो ये शांत बैठे हैं वो ज्वालामुखी कब फटेगा? 2023 मार्च में। ये मिलन जी के चार्ट की प्रेडिक्शन हो गई थ्रू नवांशा। अपन नवांशा में भी जैसे अपन ने पिछले ट्रांजिट जब कर रहे थे, अपन ने देखा लग्न मून और नवांशा तीनों में देखा है। आएंगे उस पे आएंगे अपन। ट्रांजिट भी आप इनका नवमांशा से चेक करो, आपको बड़े सही रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके बेसिस पे अभी जैसे, क्योंकि अच्छा जुपिटर की भी दशा तब आएगी, तो उसके बेसिस पे जुपिटर फिर कहाँ रहेगा ट्रांजिट में, वो देखेंगे। एंड देन वही पॉइंटर के बेसिस पे। हाँ, ये क्लियर हुआ आपको कि लग्न भी राक्षस था, नवमांशा भी, मतलब नवमेश भी राक्षस उसमें था, बट मिलन जी इज नॉट बिहेविंग लाइक अ राक्षस, ही इज नॉट इनटू कंपटीशन, शांत बैठे हुए। क्यों? क्योंकि जो उनकी दशा चल रही है ना वो देव नवमांशा की चल रही है। इसीलिए राहु में राहु चल रहा है, आराम से मिलन जी इस समय मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ही इज रीगेनिंग हिज स्ट्रेंथ फॉर बिकमिंग, मतलब वेरी डिजायरफुल इन 2023। तो उनको जो है प्लैनेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। 2023 के बाद वो शादी भी करना चाहेंगे, वो रिलेशनशिप भी करना चाहेंगे, वो जॉब भी करना चाहेंगे। ही माइट लाइक टू स्टार्ट अ बिजनेस आल्सो एंड ही माइट लाइक टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी आल्सो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नवमांशा। और किसका सेम आ रहा था? चारू जी का भी सेम आ रहा था ना। इसमें एक चीज अपन अगर देखें इसी चार्ट में, फॉर एग्जांपल सैटर्न अगर एरीज में होता, एक सेकंड, सैटर्न लग्न की बात कर रहे हो आप? नहीं, लग्न का लॉर्ड नवांशा में, 9th हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न जो है वो नवांशा में एरीज में होता, यानी ये देव, हाँ देव नवमांशा। हाँ, तो अब इसका क्योंकि तो ऑपोजिट हो गया एंड दशा भी उसी की चल रही है देव प्लैनेट की। हाँ, तो ये इस समय फिर ये मतलब
दशा मतलब नवमांशा, इस समय ये और ज्यादा मतलब ये किसी गुरु के आश्रम में चले गए होते या बहुत ज्यादा मेडिटेशन वगैरह में लग गए होते, मतलब इनकी लाइफ पूरी मतलब ही वुड बिहेव लाइक अ वेरी वेरी सात्विक पर्सन। बट अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता क्योंकि लग्न तो मनुष्य राशि में बैठा है ना। हाँ, तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन खुशबू। कभी भी जब लग्न और नवमांशा में लड़ाई होगी ना, 9th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड में, तो जीतेगा हमेशा 9th लॉर्ड। जो आपसे ईश्वर कराना चाहते हैं आप वो ही करोगे। ईश्वर अगर आपसे मर्डर कराना चाहते हैं तो मर्डर करना ही अच्छा है। अगर आप राक्षस नवमांशा के हैं और आप 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं तो कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू अर्न थ्रू 2 नंबर का पैसा, बिकॉज इफ यू ट्राई टू बिकम ऑनेस्ट आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। सो इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर इनर सेल्फ दैट भगवान ने हमें क्या बना के भेजा है, वी हैव टू स्टडी आवर नवमांशा। आप उतनी बेईमानी मत करो, लेकिन कंटिन्यू टू डू सम स्टफ विच गोज अलोंग विद योर नवमांशा। लग्न और नवमांशा की लड़ाई में हमेशा 9th हाउस का लॉर्ड जीतेगा, आपका भाग्येश जीतेगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे बच्चों को जानते हैं जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी 12th क्लास में, बस बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से 12th पास करी है। आप में से हर कोई 1 या 2 स्टूडेंट्स को जानता होगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नालायक लोग थे जिन्होंने किताब उठा के नहीं देखी, जस्ट बिकॉज कोविड आ गया 12th में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए एंड दे मतलब पास 12th। वो बच्चे खुद भी हैरान है कि भगवान, तो आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ में हुआ क्या? नवमांशा का खेल हो गया। ये भाग्य ने इतना बड़ा गेम कर दिया कि वो, अच्छा बहुत से लोग ऐसे थे जो करोड़ों कमा रहे थे और कोविड आया वो बर्बाद हो गए। क्या हुआ? भाग्य का खेल हो गया। मतलब कई बार आपको नहीं लगता कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई लिखाई नहीं करी, बस कोविड आया, आप पास हो गए, आपका 12th में 80% मार्क्स आ गए। अगर आपका नॉर्मल एग्जाम होता तो आपके 50% भी मार्क्स नहीं आते। सो इसीलिए जब भी हम क्या सोचते हैं और ईश्वर हमसे क्या करवाना चाहते हैं, उस लड़ाई में हमेशा 9th लॉर्ड ही जीतेगा। तो अच्छी स्थिति क्या है? नहीं, आप वो एग्जाम्पल मेरा भी ले सकते हो, अगर उसमें भी राहु की दशा है तो वो कैसे पता करेंगे? राजेंद्र जी का देख लेते हैं। तो राजेंद्र जी का लग्न लॉर्ड है सूर्य। सूर्य बैठा है फिक्स्ड राशि में, मतलब नर नवमांशा में। 9th लॉर्ड मार्स है, वो भी नर नवमांशा में। ठीक है, मतलब इनका जो ये अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ राजेंद्र जी कि आपकी लाइफ में कोई बहुत भयानक मेजर इंसिडेंट नहीं होने वाला। आप आराम से, आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। अगर लग्न नवमांशा और 9th लॉर्ड सेम चीज बोलते हैं तो ऐसी लाइफ, आदमी की लाइफ में बहुत कन्फ्लिक्ट नहीं होते, क्योंकि वो खुद ही कन्फ्लिक्ट में नहीं है ना। जैसा वो करना चाहता है और जैसा ईश्वर उससे कराना चाहते हैं, दैट पाथ इज सेम। इसीलिए वो आराम से उसी पाथ पे चलता रहे। हाँ, बहुत कुछ आप इधर उधर करोगे तो फिर आपके लिए गड़बड़ है। अब इनका देख लेते हैं, इनका वो क्या चल रहा है। इनका राहु की दशा चल रही है। अब राहु इनका देखिए कहाँ बैठा है, नवमांशा में। राहु इज सिटिंग इन राक्षस नवमांशा। तो अब इस समय आपके अंदर डिजायर्स का मतलब तूफान उमड़ रहा है। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो और उसको करने के लिए आप कुछ भी करना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी दशा इस समय ऐसी लगी हुई है जो आपको कह रही है कि भाई करो। लेकिन इसमें अंतरदशा भी देख लेते हैं आपकी क्या चल रही है। जुपिटर की, जुपिटर आपका कहाँ है? एरीज में बैठा एरीज में। हाँ, तो आपका मतलब डिजायर बहुत है, बट फिर भी आप थोड़ा सा अंतरदशा के हिसाब से आप उसको, मतलब देव नवमांशा में होने के कारण आप बहुत बड़ा कोई ऐसा रिस्क नहीं उठा रहे हो। लेकिन इस समय डिजायर्स आपके 100% है, क्योंकि महादशा लॉर्ड जो है ना, वो आपको डिजायरफुल बना रहा है। सर, इसका मतलब डिजायर के साथ में हमारा मुझे दशा के मुताबिक उनका डिजायर चेंज होगा हर बार। अंतरदशा का देखिए, मेन तो मतलब दशा का इम्पैक्ट आता है, पर अंतरदशा के हिसाब से वो टाइम पे उनका डिजायर्स की इंटेंसिटी चेंज होगी।
ओवरऑल तो राहु की दशा में जब से 2019 में राहु की दशा लगी होगी, राजेंद्र जी का कुछ ना कुछ डिजायर उनकी बनती रही होगी, चाहे वो बच्चे से हो, चाहे वो वाइफ से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने से हो, चाहे दूसरे शहर में सेटल होने का हो, चाहे कुछ अब्रॉड सेटल हो, कुछ ना कुछ डिजायर उनके दिमाग में चल रही है, क्योंकि दशा उनकी वो वैसे नर नव मतलब उसमें है, नर नवमांशा में है, क्योंकि नर का मतलब क्या है, मनुष्य है, मनुष्य का मतलब फैमिली मैन, फैमिली मतलब उसके अंदर डिजायर तो है, लेकिन दशा उसकी चल गई है राक्षस वाली, तो अब वो डिजायर को की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देगा वो, अब वो हर किसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा। पर खाली इतना कि थोड़ा सा ये अंतरा ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जुपिटर अंतरा है, ने उसके सपोर्ट बाद कर दिया कि थोड़ा सा उसके बाद सैटर्न कंट्रोल है, करो भाई। वो भी कंट्रोलेबल है, हाँ, मैनेजेबल। सैटर्न कहाँ है देखो, आप अपना खुद ही चार्ट खुद ही पढ़ते रहो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ सैटर्न भी देखो देव में ही आएगा। हाँ, तो अगले कुछ 2.5 साल भी राजेंद्र जी के अंदर डिजायर बहुत होंगी, लेकिन चूंकि देव नवमांशा की अंतरदशा है, तो राजेंद्र जी अपनी डिजायर्स के लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, नॉर्मल सा जो काम होगा उसको करते रहेंगे, एंड ही विल बी मोस्टली कंटेंटेड। बट सर मगर इसी वो में अगर जी सर मगर वो कंप्लीट होगा कि नहीं कैसा मालूम होगा, डिजायर्स तो है, डिजायर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये मतलब अगले एपिसोड में पढ़ेंगे हम कि क्या गारंटी है कि राजेंद्र जी जो सोच रहे हैं वो होगा ही होगा, वो भी नवमांशा से ही पता लगेगा हमको। आई थिंक अभी तो अपन सिर्फ देख रहे हैं राशि कौन सी है, हाउस एंड बस वो अभी आगे आएगा, हाँ, कि नवमांशा नवमांशा में चार्ट एस्पेक्ट से कैसे हैं, ये मूवेबल इमूवेबल डुअल बहुत इंपॉर्टेंट है फिर तो, आई मीन बहुत इम्पोर्टेंट। सारा ही प्रेडिक्शन ही उसी के ऊपर बेस सब हो रहा है कुछ। अभी तो हाल फिलहाल। और एक सर चीज वो और मैं बता रहा हूँ कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो बहुत जेनरिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, प्लीज इसको बहुत सीरियसली उठा के क्लाइंट्स को मतलब टेपने मत देना, बिकॉज ये हम लोग नवमांशा को बहुत बेस लेवल से पढ़ रहे हैं, इसके बाद उसमें 3-4 और लेयर्स ऐड होके देन यू कैन कम अप विद द फाइनल प्रेडिक्शन। जब भी मैं वैदिक पढ़ाता हूँ ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वैदिक में ना हर रूल का एक मतलब एक फिल्टर है कि जुपिटर अच्छा हो तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, नहीं, उसमें भी फिर क्लॉजेज हैं। जुपिटर आदमी को मार भी देता है, जुपिटर आदमी का लिवर भी बर्बाद कर देता है, जुपिटर आदमी को लिवर सिरोसिस भी दे देता है, आपका बहुत सुंदर ग्रह भी आपकी जान लेने में सक्षम है। इसीलिए मैं जो आपको नवमांशा अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ एक बहुत बहुत सरफेस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक बार आपको नवमांशा का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जरूरी नहीं कि मैं जो चीज़ें राजेंद्र जी के बारे में या मिलन जी के बारे में बोल रहा हूँ वो शाश्वत सत्य हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बिकॉज ये लेवल 1 है, जिसमें हम सिर्फ सूरज उगता है पूरब से और डूबता है पश्चिम में, बस हमने इतना पढ़ा। अब सूरज के अंदर कौन सी गैसेज हैं, सूरज संक्रांति में कब जाता है, मतलब ढेरों सारी चीज़ें, तो ऑन द सरफेस ऑफ इट हमें देव, नर और राक्षस नवमांशा आइडेंटिफाई करना आ गया, लेकिन ये एक डीप सेंस में आपको इसका वो नहीं करना है कि यही एक सही प्रिडिक्शन है, इसमें और भी लेयर्स है। सॉरी कोई कुछ कह रहा था, आई थिंक बीच में मैं बोलने लग गया। नहीं नहीं सर, मतलब एक बात पूछना था कि जी लग्नेश और नवमेश अगर नवमांश में अगर दोनों नर राशि में है या देव राशि में है दोनों, या राक्षस राशि में है, तो इज इट बेनिफिशियल टू दैट पर्सन कि ठीक चलेगा यस उसका यस लाइफ, कैसा इट कुछ है? इज इट इज अच्छा, बेनिफिशियल, बिकॉज देखो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं और ईश्वर हमसे क्या कराना चाहते हैं। अगर यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो आदमी पूरी लाइफ तो वैसे ही परेशान है। भगवान चाहते हैं कि तुम संत बनो, तुम चोर बनना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर एक डुअलिटी तो वैसे ही आ गई, आप परेशान हो। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे जन्म लिया है कि वो चाहता भी मेडिटेशन करना है, भगवान भी चाहते हैं तुम मेडिटेशन करो, तो वो तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ी कंफ्यूजन तो ऑलरेडी खत्म हो गई ना। गॉट इट सर। तो जैसे आप हो गए, चारू हो गए, आप देखोगे कि ओवरऑल अपनी लाइफ को जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो यू विल फाइंड इट कि ठीक है, माँ बाप से लेकर, भाई बहन से लेकर, यार दोस्त से लेकर, बीवी बच्चे से लेकर, ओवरऑल लाइफ हमारी ठीक रही। हाँ, ऐसा तो कोई मनुष्य है ही नहीं पृथ्वी पे जिसके घर में कोई मृत्यु ना हो, जिसके घर में कोई बीमार ना पड़े, जिसको कोई चाटा ना मारे या वो किसी को चाटा ना मारे, या उसकी किसी से आर्ग्यूमेंट ना हो, या उसका बॉस उससे कभी नाराज ना हो। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें। किसी की लाइफ में बॉस इतना खतरनाक हो जाता है कि उसको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, ऐसे भी तो बॉसेज हैं ना। तो राजेंद्र जी की लाइफ में भी खराब बॉस आते होंगे, लेकिन आते होंगे चले जाते होंगे, थोड़ा परेशान करते होंगे,
थोड़ा राजेंद्र जी अपने आप मैनेज कर लेते होंगे, थोड़ा बॉस मैनेज कर लेता होगा। तो ओवरऑल जब आप अपनी लाइफ को देखोगे ऑन एन एवरेज लेवल, यू विल फाइंड कि माय लाइफ इज ओवरऑल पीसफुल। बट यही कोई देव नवमांशा का लग्न है और नवमेश उसका राक्षस नवमांशा, कितना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है उसके अंदर। तो उसकी कंफ्यूजन बहुत बड़े लेवल की है। ऐसा नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, पर वो सक्सेसफुल होगा लेकिन उस सक्सेस को एंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा, उसको सही अपना ट्रू पाथ नहीं समझ में आएगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बेसिकली, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल। और राक्षस शब्द का मतलब ये नहीं है कि हम किसी नेगेटिव चीज की बात कर रहे हैं। हमने 3 एनर्जीज को नाम दे दिए, तमस, सत्व और रजस। ये 3 एनर्जीज हैं, देव, नर और दानव। बस ये 3 टाइप की एनर्जीज हैं। नर में भी डिजायर है, देव में भी डिजायर है और दानव में भी डिजायर है। तो सर अपने अगर अपने तीनों चार्ट्स पे, लेवल हाँ बताइए ना। सर अगर तीनों लेवल पे अगर सेम आ जाते हैं, जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल इन माय केस मार्च के बाद तीनों एक जैसे हो जाएंगे ना सर राक्षस, तो तब हम ऐसा कह बहुत सकते हैं कि सुंदर मतलब पीरियड है, नहीं, तो हम सर ऐसा बहुत कह सुंदर सकते हैं कि पीरियड है, भगवान का मतलब एक सपोर्ट मिलेगा या भाग्य का बिल्कुल सपोर्ट, मिलेगा, बिल्कुल कि बिल्कुल। कहीं ना भगवान, कहीं ईश्वर वो चाहते हैं ना, मतलब अगर हम ऐसा हाँ हाँ हाँ, इंटरप्रेट करें तो। हाँ, तो तीनों लेवल पे टिक मार्क हो गया कि ओके ए भी टिक, बी भी टिक, सी भी टिक। अब आप उस काम को करो आप। ओके तो जैसे अब नवमांशा हमें क्या बताता है, हमारी लाइफ का पाथ बताता है। अब हम देव नवमांशा में हैं और काम कर रहे हैं चोरों वाला, तो कहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? तो अपने आप को पहचानने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब कई बार क्या होता है कि आपका 9th लॉर्ड बोल रहा है कि आप देव जैसे काम करो, मेडिटेशन करो, पूजा करो, आपका मन भी वही कर रहा है, लेकिन आपकी दशा ऐसी आ जाती है राक्षसों वाली। तो दिन भर आप पूजा पाठ छोड़ के आप ऑफिस जा रहे हो, प्रमोशन के लिए लड़ रहे हो, बट अंदर से आपकी क्या इच्छा है कि अंदर से आप किसी मेडिटेशन में जाते, सदगुरु के आश्रम में जाते, श्री श्री रवि, लेकिन कर क्या रहे हो आप? सुबह मेट्रो पकड़ते हो, ऑफिस जाते हो, बीवी से लड़ाई होती है, बॉस से लड़ाई होती है, बट अंदर से जब आप आंख बंद करके बैठते हो तो आपका मन करता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन है आश्रम में रहने का, मेरा मन है मेडिटेशन करने का। कुछ कुछ दशाएं आपकी लाइफ में ऐसी आती हैं जो आपको तोड़ के रख देती हैं। उन दशाओं में आप पैसे बहुत कमाते हो लेकिन आपको शांति नहीं मिलती, क्योंकि आपका मन कुछ कह रहा है करने को, आपको करना कुछ कर पड़ता है। मैंने बताया ना कि जब लग्न और 9th लॉर्ड की लड़ाई होगी तो हमेशा 9th लॉर्ड जीतेगा। लग्न आपसे कह रहा है कि मेडिटेशन करो, 9th लॉर्ड कह रहा है कि तुम राक्षस नवमांशा में हो, तुम डिजायर 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 करो, तो आप पैसे भी बहुत कमाओगे, प्रमोशन भी बहुत कमाओगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पिछले 10 साल या 20 साल जो मेरी शुक्र की दशा गई वो पूरी वेस्ट हो गई, क्योंकि आपने अपने मन का कुछ नहीं किया। आप करना कुछ चाहते थे, आपसे कराया कुछ जा रहा था। तो अपना अपना चार्ट खोल के आप देखो कि कौन सी दशा जब आपकी चली, उस दशा में आप, वो दशा किस नवमांश की थी, तो उसमें आपके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी थी, या अभी करंटली आपके साथ क्या चल रहा है, अभी आपका ट्रांजिट नवमांश में क्या चल रहा है। बिकॉज हमारा लग्न चार्ट 30 डिग्री का है और नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट का है, इसलिए नवमांश हमें बहुत एक्यूरेट आंसर्स देता है। नवमांश का ट्रांजिट भी बहुत खूबसूरत आंसर देता है। तो लग्न आप क्या चाहते हो, चंद्रमा आपका मन क्या चाहता है, और नवमांश ईश्वर क्या चाहते हैं, ये 3 लेवल पे आज हमने डिस्टिंक्शन करना सीखा। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मन क्या चाहता है, और ईश्वर मुझसे क्या कराना चाहते हैं, ये चीजें हमने आज समझी। अच्छा एक चीज और सर ये सॉरी गो अहेड सर। नहीं थैंक यू। एक चीज मैं पूछ रही, जैसे कि हमारा लग्न चार्ट और नवांशा चार्ट में हमारा खुद लग्न ही बदल जाता है, मतलब हमारी राशि का भी चेंज होना इज अ बिग थिंग, बिकॉज मतलब अब ये साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे दोनों फायर एलिमेंट है, मतलब लगन में भी 5 नंबर और यहाँ पे एग्जैक्टली हाँ, आप यही बोलना चाह रही हैं। हाँ, अब देखो ना, जिसका लग्न भी 5 आ जाए और नवमांशा में भी लग्न 5 आ जाए, सोचो वो कितना पावरफुल आदमी है। इसको बोलते हैं वर्गोत्तम नवमांशा, वर्गोत्तम लग्न, मतलब उसकी तो लाइफ में कुछ पूछना ही नहीं, मौज करे बस, वो मौज करो।
अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, और वर्गोत्तम पढ़ेंगे। एक चीज और छोटी सी चीज एक पूछनी थी। सपोज अगर कोई प्लैनेट अगर हम हाउस की बात करते हैं कि सपोज अगर थर्ड हाउस में राहु बैठा है, वही सेम राहु अगर नवांशा में भी थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो उसका मतलब उसका इम्पैक्ट सॉलिड होगा। बिकॉज सॉलिड है, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। मैं हाउस का पकड़ रही हूँ, राशि का नहीं। राशि में हो हाउस, सकता है हाँ हाँ, हेर-फेर हो जाए, पर अल्टीमेटली जिस हाउस में प्लैनेट बैठा है, रिजल्ट तो उसी का इसको मिलेगा ना। स्थानोत्तम बैकग्राउंड बोलते तो हैं। अच्छा, ओके। इसको, इसका नाम है, जैसे अगर मान लो लग्न में आपके राहु लियो में है और नवमांशा में भी राहु लियो में चला गया, इसको वर्गोत्तम बोलते हैं। अच्छा, ओके, इसके भी अलग-अलग नाम है। हाँ, और अगर राहु तीसरे हाउस में लग्न में है और नवमांशा में भी तीसरे हाउस में चलेगा, इसको स्थानोत्तम बोलते हैं। ये आप लिखवाओगे ना बाद में, बिकॉज नहीं नहीं, ये अगले एपिसोड में है, अच्छा, क्योंकि सास भी कभी बहू का अगला एपिसोड आएगा, उसमें हम ये पढ़ेंगे। तो जब भी कोई वर्गोत्तम प्लैनेट होता है ना, जैसे आपका जुपिटर लग्न में दिख रहा है बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है, लेकिन नवमांशा में जाते वो उच्च का हो गया, वही जुपिटर आपको रातों रात राजा बना देगा। तो कोई मूर्ख ज्योतिषी आपसे कहेगा कि सॉरी आपकी जुपिटर की दशा तो बहुत खराब है, लेकिन कोई बढ़िया ज्योतिषी, आपकी तरह का ज्योतिषी जब नवमांशा को स्टडी करेगा, वो कहेगा सर आप तो वेट करो 6 महीने की, आपकी जुपिटर की दशा आ रही है, उसमें आप राजा बन जाओगे। ये पावर है नवमांशा की। इसीलिए पहले के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, नवमांशा तो उंगली पे कैलकुलेट कर लेते थे, लग्न चार्ट बनाया, वहां से उन्होंने नवमांशा पकड़ा और आपकी प्रिडिक्शन करी। अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो लग्न चार्ट से प्रिडिक्शन देते ही नहीं है, वो तो देखते ही नवमांशा चार्ट है। अच्छा, ये लग्न चार्ट में जो भी प्लैनेट आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, वो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन रहा है। जैसे कि मेरे वाले केस में भी यही था, इनके राजेंद्र जी के केस में भी शायद यही है। नाइन्थ हाउस में एरीज राशि है, वही एरीज राशि इनके फर्स्ट हाउस में आ गई। ये इसी तरह से शायद मोर और लेस कोइंसिडेंस नहीं नहीं नहीं, है। अच्छा, क्योंकि आपको देखो कैलकुलेशन तो आपको पता है ना कैसे बनती है कैलकुलेशन, करेक्ट, तो वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है, बट जरूरी नहीं कि नाइन्थ का लॉर्ड आपका लग्न में बन जाए, नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं। अच्छा, मिलन जी का हो रहा था क्या? जरा देखना एक बार, जस्ट आस्किंग। नहीं हो रहा है। नहीं, मिलन जी का नहीं हो रहा होगा, नाइन्थ लॉर्ड है सैटर्न। अच्छा, ओके, नहीं। ओ नहीं, ठीक है, आप समझा। लोग का आई थिंक बिकॉज मूवेबल साइन था, इसलिए अपन ने 1 से काउंट किया। हाँ, मूवेबल लग्न में आया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। करेक्ट। सर खुशबू, आपने वेरी बताया इंटेलिजेंट कि आंसर, गुड जॉब सर खुशबू। आपने अभी बताया कि लग्न नवमे भाग्येश और चंद्र, हम लोग 3 देखते हैं। तो अभी हम लोग ने लग्नेश और भाग्येश देखा, तो चंद्र का कैसे देखेंगे? मतलब इफ यू कैन टेक एन एग्जांपल। चंद्र का मतलब क्या देखना है चंद्र का? जैसा अभी हम लोगों ने नवमांश में लग्नेश देखा और भाग्येश देखा, कौन से राशि में है, स्थिर चर द्विस्वभाव किस में है, वो देखे, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने आपने अभी बता दिया। तो वैसे चंद्र का भी देखना पड़ता है कि लग्न में नहीं चंद्र नहीं, किधर है? नहीं, चंद्र का मन के लिए नवमांश से कोई मतलब लेना देना नहीं है। नहीं क्या? ओके 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 लग्ना नवमांश इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ लग्ना चार्ट। D1 से D9 बना है। चंद्रमा कोई भी डिविजनल चार्ट का पार्ट नहीं है। हमारे 16 डिविजनल चार्ट होते हैं, D1 से लेकर D60 तक, 60 D60 ऐसे 16 चार्ट्स होते हैं। नहीं होते 16 है, नंबर उसका 60 है, लेकिन उसमें चंद्रमा को हम कोई डिविजनल चार्ट नहीं मानते। चंद्रमा का बेसिकली मतलब है कि आपने मून को लग्न में ले लिया, मतलब आपका जो मन है ना, उसको आपने लग्न बना लिया। तो मन से आप कैसे हो, आप उस चार्ट को वैसे कंसीडर कर पाओ। डेली प्रेडिक्शन एंड ट्रांजिट के लिए इम्पोर्टेंट हो गया ना वो चार्ट। हाँ, मून चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांजिट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आई हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस एक्चुअली। हाँ जी, प्लीज। एक पता मेरे को जो, क्योंकि एक क्लाइंट था जिनसे मैंने अभी बात की थी शादी को लेके, तो बिकॉज दे आर आल्सो फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली एंड वी हैड डिस्कस कि 12th का जब जुपिटर होता है, मेनी पीपल डोंट मैरी दैट टाइम। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जुपिटर 12th का जुपिटर होता है मतलब इसमें ट्रांजिट में, क्योंकि अभी जैसे जुपिटर अपने लास्ट फेज में है ये कुंडली के, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम काल पुरुष के बेसिस पे। तो जब 12th में ट्रांजिट करता है मीन राशि में, तब वो कोई भी अच्छा काम अवॉइड करते करना, कि जब वो वापस एरीज में नया साइकिल से स्टार्ट होगा तब करेंगे। लाइक जैसे मेरी फ्रेंड है, उसका शादी का योग के लिए उसने मुझे बोला था देखने के लिए, तो आज जो प्रैक्टिस कर रही थी मैं, बट उनके फ्रेंड, उनके जो ग्रैंड पेरेंट है, उन्होंने बोला था कि इस साल नहीं करनी है, योग है
पर इस साल करनी नहीं है बिकॉज जुपिटर इज इन 12th। जब जुपिटर एरीज में जाएगा तब नहीं करेंगे। नहीं एक तो रीजन उसके चार्ट में भी बहुत से 12th में ही है क्या? मतलब उसकी कालपुरुष की कुंडली है वैसे, नहीं ना? नहीं अच्छा, नहीं मैं तो उसकी उसके एक चार्ट। रीजन स्पाइसेस की कुंडली है। अच्छा, एक मीन रीजन राशि बहुत से लोग ये बताते हैं कि आप अभी 12th में हैं, तो इससे पहले किस में रहा होगा? 11th में रहा होगा। उससे पहले किस में रहा होगा? 10th। 10th में रहा होगा। तो जब जुपिटर आपका नीच का किस में होता है? मकर राशि में। शनि की राशि में वो नीच का होता है। जुपिटर इज मोस्ट अनकंफर्टेबल इन 10वीं राशि। चतुर्थ में मतलब कर्क राशि में उच्च का होता है, और 10th मकर राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर का ये मानना है कि जिस समय जुपिटर कर्क में, इसमें मकर में होते हैं 10वीं राशि में, तो उस समय जुपिटर इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब नीचता 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 नीचता, गुरु को नीच में डाल दिया। अच्छा, उस नीचता से बाहर निकलते फिर से सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि आके बैठ जाती है। सैटर्न की मूल त्रिकोण क्या है? 11 नंबर राशि। याद है सबको ना? कोई भी प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपको चार्ट में देखना हो ना कि मरकरी किसके रिजल्ट देगा, 3 नंबर भी मरकरी है और 6 नंबर भी मरकरी है, तो आपको सबसे स्ट्रांग रिजल्ट वो 6 नंबर के देगा, बिकॉज मरकरी 6 नंबर में मूल त्रिकोण राशि होती है। तो पहले जुपिटर अपनी नीचता से बाहर निकलते हैं, फिर जुपिटर जैसे ही नीचता से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर फिर से शनि, मूल त्रिकोण वाला शनि आके बैठ जाता है। तो 10, उसके बाद जब 11 नंबर पे आते हैं तो वो जुपिटर को इतना तोड़ देते हैं। उसके बाद फाइनली जुपिटर जो है स्वराशि में आते हैं, विच इज मीन राशि। बट बाय द टाइम ही इज इन मीन राशि, बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस 2 years की तोड़ाई, ही इज वेरी 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 वीक। वीक जुपिटर इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्लेस पीपल। इसीलिए लोग इंतजार करते हैं कि जुपिटर स्वराशि में आके ताकत रीगेन कर लें। इसीलिए मेष में आके, मतलब मेष किसकी राशि है? मंगल की। सन उच्च का होता है उसमें, फायरी राशि है। तो जुपिटर जब मेष राशि में आते हैं तब जुपिटर आशीर्वाद देने लायक बनते हैं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि जुपिटर इज पावरलेस इन मीन राशि, तो अभी छोड़ दो। जब जुपिटर मेष राशि में आएंगे तब हम कोई शुभ काम करेंगे, ताकि जुपिटर की हमें पूरी ब्लेसिंग मिले। काल पुरुष में दिग्बल भी हो जाएगा ना फिर। काल पुरुष में दिग्बल भी होता है जुपिटर का फर्स्ट हाउस में। वेरी गुड खुशबू, आई एम वेरी हैप्पी यू आर लिंकिंग ब्यूटीफुल स्मॉल डॉट्स। दैट इज हाउ यू शुड स्टडी ज्योतिष। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो एक के ऊपर एक ऐसे पाइल होता जा रहा है, और बहुत से लोग क्या करें, नीचे का सब भूलते जा रहे हैं। नहीं भूलना। हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था कि लग्न के ऊपर इन्फ्लुएंस देखो, खराब प्लैनेट्स के हैं कि अच्छे प्लैनेट्स के हैं, फिर देखो लग्न कितना स्ट्रांग है, वो नहीं भूलना। और आज हम नवमांशा जैसी डीप चीज पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं भूलना। वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। तो जो खुशबू ने बोला कि मेष राशि में काल पुरुष में वो पावरफुल हो जाते हैं, इसीलिए मीन राशि में मतलब गुरु अपने आश्रम में चले गए। अब गुरु डीप मेडिटेशन में है, ही डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। इसीलिए लोग कहते हैं कि यार इसमें शादी मत करो, गुरु को अकेला छोड़ दो। उसके बाद गुरु का काम क्या होगा? 1 नंबर राशि से लेकर 9 नंबर राशि, मतलब अगले 9 साल तक गुरु हमें ब्लेसिंग 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 देते रहेंगे। बेसिकली हर प्लैनेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन उससे काल पुरुष की कुंडली में लगा के देख सकते हैं ना, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक प्लैनेट का क्या है। गुड क्वेश्चन खुशबू, बहुत अच्छा सवाल है। और ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि अब आप लोगों के चार्ट्स देख रहे हो, लोगों से डिस्कशन कर रहे हो। अब आप देखना किसी का नवमांशा, कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर क्यों है, उसका नवमांशा चेक करो, आपको दिखेगा। नवमांशा खुद बोलेगा अच्छा ये बात है। एनी अदर क्वेश्चन? सुभाष जी, मिश्रा जी, राजेंद्र जी। आज का भारी तो नहीं हुआ ना? मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज का बड़ा सर भारी नहीं हुआ। मगर एक मैं पूरा लेक्चर में सोच रहा हूँ कि आप सबको इसको याद कैसे रखते हैं, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? मैं कल रात में पढ़ा हूँ, मैं 1 बजे रात तक। उसके पहले आई वॉज ऑन अ बिजनेस ट्रिप टू भुवनेश्वर। तो ये चैप्टर लेने के लिए मैं हर रात शाम को 8 बजे होटल में आता था, और 8 से लेकर 11 बजे तक आई वॉज स्टडिंग नवमांशा। बिकॉज मैंने जो आपको बहुत मतलब छोटे में बताया है ना,
मेरे को बहुत कुछ पढ़ना पड़ा उसके लिए, बिकॉज ये देव नवमांशा को समझना इट वाज नॉट इजी। तो मेहनत है सुभाष जी, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग द हार्ड वर्क। मुझे पता है सर क्योंकि याद रखने के लिए कुछ सिखाने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो थैंक यू। बट आई वांट टू अश्योर एवरीबडी कि मेरे लिए ना ये बहुत ईमानदारी की चीज़ है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप में से सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर वही बनेगा जो अपनी पूरी नॉलेज दूसरे को देने का क्षमता रखता है। जैसे सुभाष जी हैं, मतलब अपने पास कुछ नहीं रखते, ब्यूटीफुल नोट्स ही जस्ट शेयर लाइक दिस। बट एक ऐसे भी लोग कोई हो सकता है जो खुद से अच्छे नोट्स बनाए बट शेयर करने की क्षमता ना हो, ऐसे आदमी के लिए बड़ा ज्योतिषी बनना मुश्किल है। तो आई थिंक हमारे ग्रुप में खुशबू जी, मिलन जी, चारू जी, राजेंद्र जी, महावीर जी, सब लोग ऐसे लोग हैं जो अपना मतलब चाहते हैं कि हम शेयर करें। तो इसलिए मेरे अंदर भी यही है कि जितना मुझे आता है, मतलब मैं तो आप लोग को देने से और मेरी नॉलेज ही बढ़ती है इससे। बट एक्चुअली अपने ग्रुप में कैसे है ना, वी नो सामने वाले को वैल्यू है। देयर आर समटाइम पीपल हु डोंट वैल्यू, आप कितना ही देते जाओ तो उन्हें देना भी गलत है। गलत दिस है। इज व्हाट और आई हमारे थिंक। ऋषि मुनियों ने जब दान की बात की ना, तो उन्होंने एक क्लॉज जोड़ा दान का कि दान किसको करना है उसकी पात्रता भी जरूर चेक करो। आप उसे 100 रुपये दे रहे हो, ऐसा ना हो ना वो 100 रुपये का पौवा पी जाए, ऐसे दान का कोई फायदा नहीं। तो 100 रुपये उसको दो जो एक्चुअली में उसका रोटी सब्जी खाएगा। तो दान की बिल्कुल सही कह रही खुशबू जी, हर किसी को बांटते रहना भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगले 2-3 क्लास में बहुत मज़ा आएगा, आप लोग की लाइफ बदल जाएगी। बिकॉज नवमांशा, अगर हमने नवमांशा पे अच्छा कंट्रोल कर लिया ना, इसके बाद मेरे को दशा पढ़ाना है। दशा मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि दशा मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा बहुत अच्छे से, तो इसीलिए मैं दशा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। दशा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि दशा पढ़ने का मतलब है कि सामने वाला अपना चार्ट लेके आया, आपने उसकी दशा देखी, अंतरदशा देखी, आपने अंतरदशा दशा के प्लैनेट्स देखे कहाँ बैठे हैं, और आपने प्रिडिक्शन ठोक दी कि भाई अभी आपके साथ ये चल रहा है। तो दशा अगर हमने सही पकड़ ली ना, बट नवमांशा के बाद मैं दशा लेने वाला हूँ। सो दशा पढ़ने के बाद विल हैव वंडरफुल मैं एक्चुअली प्रेडिक्शंस। आपकी दशा की क्लास का ही वेट कर रही हूँ, बिकॉज 3 दिन पहले मुझे एमसीवीए से क्वेश्चन पेपर आया, मैंने उनका एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं वेट कर रही हूँ यहाँ हो जाए तो मैं पेपर दूँ। नहीं तो आप उनकी बुक्स रेफर करो, दशा में उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, वो बुक्स से टेप दो आप। मेरे को भी करना है असाइनमेंट, आई हैव आल्सो नॉट डन इट, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। इट्स अ लॉन्ग असाइनमेंट। मतलब माय वाइफ सेज कि आई हैव मेड माय लाइफ हेल, बिकॉज हुआ क्या है कि मेरी खुद की भी पढ़ाई, और मैं आई वर्क फॉर अ जापानीज कंपनी जहाँ पे नॉर्मली मतलब हम लोग 13-14 घंटे का काम मेरा रहता है। आई लीव माई होम एट 7 o'clock एंड आई रिटर्न बैक एट 10 o'clock। उसके बाद भी एस्ट्रोलॉजी ने मुझे इतना पावर दिया है कि मैं रात के 1 बजे तक फिर भी पढ़ाई कर लेता हूँ, और मैं रोज़ पढ़ता हूँ, और वीक में 4-5 कंसल्टेशन भी मैं कर लेता हूँ, लोगों के चार्ट्स आते हैं। लेकिन अभी माँ की कृपा है और आप लोग का, मतलब व्हेन आई सी यू गाइस, मुझे लगता है कि नहीं यार अभी मैं कर सकता हूँ। तो अभी आई एम 43, अभी मतलब है थोड़ा शरीर में ताकत, तो अभी देखते हैं कब तक चलता है। ठीक है जी, इफ़ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस। और एक इसके बाद एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसको अष्टक वर्ग बोलते हैं। अष्टक वर्ग भी मतलब पराशर ऋषि की ऐसी इन्वेंशन है ना, अष्टक वर्ग भी देखती, जैसे अभी आपको चार्ट दिख रहा होगा एक अष्टक वर्ग का, इस पे आपको सर्कल में देखो गोले में नंबर्स दिए होंगे, हर हाउस का नंबर है, दिख रहा है? जी इसमें देखो ये किसका चार्ट है, मिलन का चार्ट है। मिलन के चार्ट में सबसे ज्यादा नंबर देखो कौन से हाउस में है, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में 35 मार्क्स दिए हुए हैं। 35। अब इसका मतलब ये है कि मिलन जी का बर्बाद होना और मिलन जी का आबाद होना विल डिपेंड ऑन हिज सेल्फ एफर्ट्स। अगर मिलन जी आज की डेट में अपने एफर्ट्स को 200% बढ़ा देते हैं ना, मिलन जी विल बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज द मैक्सिमम मार्क्स गिवन बाय, मतलब भगवान ने जो इनको सबसे आदेश दिया है ना, वो दिया है कि मिलन चुपचाप मत बैठो, एफर्ट्स लगाओ, लगाते रहो, क्योंकि उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे ना, थर्ड हाउस में सबसे ज़्यादा मार्क्स होने का मतलब है कि मिलन एफर्ट्स करो।
And the beauty मतलब is बहुत अच्छे रिजल्ट 10th house and 11th house it's together like 33%, 33 marks दोनों में है. तो whatsoever हाँ। karmas he will do, he will have भोग of that karmas. उतना ही मिलेगा जितना जनरली क्या होता है अष्टक वर्ग में 10th हाउस में कम नंबर होने चाहिए, 11th में ज़्यादा होने चाहिए. ये अच्छा नहीं है बिकॉज ऐसे व्यक्ति को उतना ही मिलेगा जितनी वो मेहनत करेगा. बट कई बार क्या होता है किसी के 10th हाउस में 21 नंबर होते हैं और 11th में 33 होते हैं, तो वो काम करेगा इतना सा और उसको एप्रिसिएशन मिलेगी इतनी सारी. अष्टक वर्ग में हमेशा 10th में कम और 11th में ज़्यादा नंबर होने चाहिए. दैट इज़ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. पढ़ेंगे मतलब मैं अपनी इंडिविजुअल स्टडी कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ. तो इसीलिए मिलन जी आपको किसी काम में ये लग रहा हो ना यार कौन करे क्या करे, उस काम को ज़रूर करो बिकॉज आपकी लाइफ का पाथ ये है कि व्हेन यू विल डू सेल्फ एफर्ट्स, आप किसी की मत सुनो, अपना काम करो. 12th जब आप house बहुत सफल नहीं मैं 12th हाउस में 21 पॉइंट्स है. अदरवाइज ये फॉरेन लैंड में ही है देखा जाए तो हिसाब से. लाइक पता नहीं. ये अच्छा है 20 मतलब 6 8 12 में कम पॉइंट्स में बहुत अच्छा है. ओह अच्छा ऐसे. हाँ 6 8 12 में इनका अच्छा है. 21 24 6 में 24 हैं, 12 में 21 हैं, 8 में 25 हैं, ठीक है ये अच्छा है. अगर ये और 12 में आप और ज़्यादा पॉइंट लेके बैठे होते तो मतलब आदमी फिर फाइनेंशियल बैंकरप्सी में चला जाता है, आमदनी से ज़्यादा खर्चा करने लग जाता है. ओह अच्छा. तो इट्स गुड कि 12th में इनके कम हैं, एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम से ये बचे हुए हैं. नहीं तो अभी हेल्थ भी खराब हो जाती, पैसे भी बहुत खर्च हो जाते, बहुत कुछ हो जाता. इट्स गुड कि सबसे कम आई थिंक इनके 12th में ही है. दैट इज़ गुड. 7th में भी कम है. देखो आप इनका देखो मैरिज में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लगी रहेगी. 7th हाउस में देखो कितने कम मार्क्स हैं, ओनली 21 मार्क्स. मतलब इस आदमी को मैरिज और रिलेशनशिप को लेके बहुत हेडेक रहेगी क्योंकि भगवान ने बहुत कम मार्क्स दिए हैं वहाँ पे. जाओ बेटा तुम स्ट्रगल करो यहाँ पे. ये मतलब एक क्या है ना, बहुत सिंपल सी एक रीडिंग मैं बता रहा हूँ अष्टक वर्ग से. इतना मैजिकल है अष्टक वर्ग, जरा लगाना मेरा. बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग he has got good marks in second house, which means wealth wise इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी. रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे क्योंकि कम मार्क्स हैं, बट वेल्थ वाइज उतना खराब नहीं. केंद्र स्थान में ज्यादा least पॉइंट्स is, मिलने चाहिए. किसी का 7th हाँ. में ज्यादा होता है तो इसी के बेसिस पे बोलते हैं क्या शादी के बाद भाग्योदय. हाँ करेक्ट. अष्टक वर्ग बताता है कि भाई तुम शादी कर लो, छोड़ो सब कुछ. अब मान लो इनके 7th में 35 पॉइंट होते, मैं यही बोलता आप शादी करो. मैं क्यों बोल रहा हूँ सेल्फ चार्ट में एफर्ट्स मैं करो. just वही देख रही थी क्योंकि मुझे किसी ने बोला था पहले, मैंने देखा नहीं. सबसे ज्यादा मेरा 7th. मेरा 5 और 7 दोनों में ज्यादा है बराबर. हाँ तो मिश्रा जी शादी करो आप. लेकिन मैंने अष्टक वर्ग नहीं पढ़ाया वो है, भी love ये मैं marriage तो वैसे ही करो. थोड़ा सा सरफेस पे बता रहा हूँ. तो आप लोग इसको लेके किसी का चार्ट हाँ, मत हाँ. देखने लग जाना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी. मेरा कुंडली यही कहता है. करो ढूंढो फिर. ठीक है जी. तो आज का सेशन प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देखना क्योंकि ये भारी सेशन है. मतलब इसको थोड़ा सा तुरंत भूल जाओगे कि लग्नेश को कहाँ देखना है, फिर नवमेश को, फिर वो राक्षस है कि देव है. काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और तो इसलिए थोड़ा सा इसको रिवाइज जरूर करना. अच्छा एक चीज मैं कह रही थी. जी चारू जी. On this platform, really want to thank you, Khushbu also. She had really helped me a lot. Staying in a hotel where network sometimes, it is a problem. But she is like always there for me. Khushbu, I'm really thanking you. Thank you so much. Thank you for everything. Yeah. Thank you to be in my life. कुछ भी तो I don't know how to react on this. I really want. like क्या बोलता हूँ मैं कभी कभी अपनी बेटियों को बोलता हूँ डार्लिंग बच्चा. खुशबू इज लाइक हमारे ग्रुप का डार्लिंग बच्चा. शी इज वेरी वेरी स्वीट. गुड जॉब खुशबू. एंड ऐसा खुशबू बड़े लोग जब आशीर्वाद देते हैं ना तो इसका मतलब कि लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अब रिजॉल्व होने वाली हैं बिकॉज बड़े लोग तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं. I'm really blessed. मैं जब से आप लोग सबसे मिली हूँ, things have just been positive. रोना नहीं खुशबू लेकिन है ना. No, I'm really happy. मतलब स्पेशली मिलन जी, खुशबू जी. मैं खुशबू को बोलती हूँ कि मैं तुझे अभी फोन करती हूँ. मैं कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी भी यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी वैसी है. मतलब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ. This is going to go on YouTube. Okay. ठीक है. I think let's end the class. तो